साइट में हुई, जो 24.8% तक पहुंच गई, क्योंकि इनसाइट उसकी बाकी सभी विशेषताओं को प्रभावित करती थी। ये सोचते हुए सीवू को एहसास हुआ कि जेंटलमैन्स माइंड को एसएसएस रैंक यूं ही नहीं कहा जाता। COAH ने जैसे ही डिकॉक्शन पी, उसकी रंगत में तुरंत सुधार दिखने लगा। इसका मतलब था कि उसका ट्रीटमेंट सचमुच असर कर रहा है, जिससे सीवू बेहद खुश हुआ। अगर वो डिवाइन मेडिकल आर्ट्स को ऐसे ही सुधारता रहा तो उसे पूरा भरोसा था कि वो COAH की बीमारी पूरी तरह ठीक कर देगा। एक ही समस्या थी, पैसा। हुआटू और कन्फ्यूशियस की मंथली सब्सक्रिप्शन का मिनिमम फी 1.1 बिलियन था, जो उसके कंधों पर भारी दबाव था। उसके खाते में जो 1.7 बिलियन थे, वो मंथली सब्सक्रिप्शन भरने के लिए भी काफी नहीं थे। सीवू ने अपनी बेहतर हुई डिकॉक्शन को देखते हुए सोचा कि काश वो इसे बेच पाता, लेकिन मेडिकल प्रेपरेशंस को बिना प्रॉपर मेडिकल सर्टिफिकेशन बेचना मुमकिन नहीं था। सीवू ने तय किया कि वो इस बारे में बाद में किम सोयोन से पूछेगा। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। किसी मेहमान की उम्मीद न होने के कारण सीवू हैरान रह गया कि ये कौन हो सकता है। दरवाज़ा खटखटाने वाले व्यक्ति ने खेद जताते हुए पूछा कि क्या ये मिस्टर सीवू का रेजिडेंस है। फिर उसने अपना परिचय दिया। वो मिसेस हान चेरिन का पर्सनल सेक्रेटरी कैंग मिंजे था। सीवू ने मेहमान का स्वागत किया। तभी कैंग मिंजे ने बताया कि यंग लेडी फिर से डंजन में लौटना चाहती हैं, क्योंकि हाँ चेरिन डंजन में वापस जाना चाहती थी। सीवू ने सोचा कि शायद उन्हें उसकी मदद की ज़रूरत है। सीवू ने पूछा कि क्या वो चाहती हैं कि वो उनके लिए कोई रणनीति बनाए। कांग मिंजे ने इसकी पुष्टि कर दी। सीवू ने पूछा कि पहली बार डंजन क्लियर करने की कोशिश में क्या हुआ था। कांग मिंजे ने सीवू से माफ़ी मांगते हुए कहा कि उसे खुद भी कोई जानकारी नहीं है। लेडी ने बस इतना कहा था कि सीवू की मदद ज़रूरी है। कांग मिंजे ने बताया कि यंग लेडी खुद आना चाहती थी, लेकिन बहुत लोग उन्हें देख रहे थे, इसलिए वे नहीं आ सकीं। इसलिए वो ही उनके पास संदेश लेकर आया है। सीवू को सब समझ आ गया। ये वही नई खुशबू थी। वर्ल्ड कॉन्करर सीवू और हाँ चेरिन का जॉइंट रेड एक S रैंक डंजन में, जो यूट्यूब पर कुछ ही घंटों में लाखों व्यूज बटोर लेता। SH ग्रुप हेडक्वार्टर्स जिम। वहां पहुंचकर सीवू ने देखा कि हाँ चेरिन तलवार के साथ प्रैक्टिस कर रही थी, और वो वही डिस्पोजेबल ग्लव्स पहने थी जो सीवू ने बनाए थे। ट्रेनिंग में डूबी हुई चेरिन को जिम में किसी और के आने का एहसास तक नहीं हुआ। कांग मिंजा ने कहा कि वो यंग लेडी को बुला देता है, लेकिन सीवू ने उसे रोक दिया और कहा कि थोड़ी देर इंतजार करें। सीवू समझ गया कि हान चेरिन ट्रेनिंग करते हुए ट्रांस लाइक अवस्था में पहुंच गई थी। इस स्तर की कॉन्सेंट्रेशन बहुत फायदेमंद थी। वो ये इसलिए जानता था क्योंकि अभी अभी उसने खुद डिवाइन मार्शल आर्ट्स में यही अनुभव किया था। कांग मिंजे ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन सीवू ने कहा कि चाहे थोड़ा इंतजार करना पड़े, यहाँ चेरिन के लिए एक दुर्लभ मौका है। चेरिन बिना किसी ध्यान भटकाव के लगातार ट्रेनिंग करती रहीं। सीवू ने गौर किया कि उनके मूवमेंट्स बिल्कुल भी सिस्टमैटिक नहीं थे। सीवू ने अंदाज़ा लगाया कि उसे ये इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि उसने डिवाइन मार्शल आर्ट्स का S जोड़ इनसाइट प्राप्त किया था। अब वो साफ साफ देख पा रहा था कि हाँ चेरिन सिर्फ अपने हाथों को बेतरतीब झुला रही थीं, इनमें किसी भी तरह की तकनीक नहीं थी। उसे ये भी पता था कि हाँ चेरिन ने प्रॉपर स्वॉर्ड टेक्निक कभी सीखी ही नहीं। चेरिन की एक ट्रेट S रैंक स्वॉर्ड टैलेंट थी, लेकिन उसके रफ स्टाइल की वजह से उसका असली टैलेंट दब जाता था। ये ऐसे ही था जैसे कोई SS रैंक सुपर पावर्स रखता हो, लेकिन डिवाइन मार्शल आर्ट सीखे बिना उनका इस्तेमाल न कर पा रहा हो। अंत में ब्रूट फोर्स पर आधारित फेंसिंग हमेशा सीमाओं में बंध जाती है। अगर हान चेरिन प्रॉपर मार्शल आर्ट्स सीख लें तो वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें एक सेक्ट में डिसाइपल बनना पड़ेगा, और SH ग्रुप उन्हें ऐसा कभी नहीं करने देगा। सीवू ने सेक्रेटरी को देखते हुए ऑकवर्ड मुस्कान दी। अगर हाँ चेरिन एक सेक्ट की डिसाइपल बन जाएं तो वे SH ग्रुप की सदस्य नहीं रहेंगी। कभी कभी अच्छा पास्ट भी इंसान के काम नहीं आता। हाँ चेरिन के लेवल को देखकर सीवू ने सोचा कि वो गॉड ट्यूब पर उपलब्ध मार्शल आर्ट्स को मेंटेन कर सकती हैं। कंटेंडर्स में किंग आर्थर, क्वीन गुइनेवियर, सीफ्रीड और शांगयू जैसे लेजेंड्स थे, जिनके गॉड ट्यूब वीडियोस डिवाइन सॉर्ड्स, ड्रैगन स्लेइंग और वॉर स्ट्रैटेजीज सिखाते थे। उनके वीडियोस भले ही पागलपन जैसे लगते हों, लेकिन अगर हाँ चेरिन वो मार्शल आर्ट्स सीख पाएं तो। लेकिन समस्या थी, हाँ चेरिन गॉड ट्यूब नहीं देख सकती, इसका मतलब वो फेंसिंग या डिवाइन सॉर्ड आर्ट्स नहीं सीख पाएंगी। तभी सीवू के दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों न वो गॉड ट्यूब के वीडियोस खुद देखे और फिर हाँ चेरिन को सिखाए। हाँ सब्सक्रिप्शन महंगी थी, लेकिन वो पैसा तो हाँ चेरिन से ले सकता था। SH ग्रुप की पोती के लिए 1 बिलियन या 10 बिलियन कुछ भी नहीं थे। शायद वो उसे टीचिंग फी के तौर पर 10 बिलियन भी दे सकती हैं। इस ख्याल से ही सीवू के मुंह में पानी भर आया। ये वाकई सोने की खान जैसा सौदा था। लेकिन एक समस्या और थी, क्या एक S रैंक हंटर एक D रैंक हंटर से सीखने के लिए तैयार होगी? ऊपर से सीवू सिर्फ वही सिखा सकता था जो वो खुद सीख चुका है। सीवू ने खुद से पूछा, क्या डिवाइन मार्शल आर्ट्स सीखी हुई चीज को किसी और को सिखाया जा सकता है? लेकिन अगर वो आज हार मान जाए तो अब तक की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इस बीच
हाँ, चेरिन ने ट्रेनिंग खत्म की और सेक्रेटरी के पास आई। उन्होंने कहा कि उसे वार्न कर देना चाहिए था कि सीवू यहाँ है। कांग मिनजे ने यंग लेडी से माफी मांगी और कहा कि मिस्टर सीवू आपके ट्रेनिंग को रोकना नहीं चाहते थे। चेरिन ये सुनकर थोड़ा हैरान हुई। सीवू बस उनकी ओर देखता रहा और शर्म से लाल पड़ गया। वो एक शब्द भी नहीं बोल पाया। हाँ, चेरिन ने कहा कि वो पहले जाकर फ्रेश हो लेंगी और चली गईं। सीवू को मानना पड़ा, हाँ, चेरिन सच में बहुत खूबसूरत थी। कुछ देर बाद आरामदायक माहौल में हाँ, चेरिन ने कहा कि शायद सीवू को बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा। सीवू ने कहा कि उतना भी नहीं, और उसने सुना था कि उन्हें उसकी मदद चाहिए। सीवू ने पूछा कि डंजन रेड में क्या हुआ था। चेरिन झुककर धीरे से बोली, डंजन के अंदर कोई मॉन्स्टर था ही नहीं। सीवू यह सुनकर दंग रह गया। उसने पूछा, तुम क्या कह रही हो? हाँ, चेरिन ने समझाया कि जब वो डंजन में दाखिल हुई थीं तब वहां कोई मॉन्स्टर नहीं था, लेकिन उन्हें एक मॉन्स्टर जरूर मिला। हाँ, चेरिन की बातों के आधार पर सीवू ने मान लिया कि वहां सचमुच एक मॉन्स्टर मौजूद था। उस शिकारी नजर को याद करते हुए हाँ, चेरिन ने कहा कि वो मॉन्स्टर भले ही एक वुल्फ जैसा दिखता था, लेकिन उसे मॉन्स्टर कहना भी मुश्किल था। इसके अलावा उसने ऐसा जीव पहले कभी नहीं देखा था। वुल्फ टाइप मॉन्स्टर्स बहुत तरह के होते हैं, लेकिन सीवू की जानकारी के अनुसार एस रैंक डंजन्स में वुल्फ टाइप मॉन्स्टर्स पहले कभी दिखाई नहीं दिए थे। ये सब बताते हुए हाँ, चेरिन कांपने लगी। उसने माना कि वो उस मॉन्स्टर के सामने कुछ भी नहीं कर पाई थी। हालांकि ये एस रैंक डंजन था और हाँ, चेरिन की शक्ति A+ रैंक थी, फिर भी उसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। सीवू ने पूछा कि क्या वो उससे लड़ भी नहीं पाई। हाँ, चेरिन ने तुरंत इसकी पुष्टि कर दी। सीवू को याद आया कि हाँ, चेरिन इस रेड पर अकेली नहीं थी। उनके साथ बेहतरीन टीममेट्स और हाई लेवल इक्विपमेंट भी था। फिर भी वे सब असफल हुए, और ये सिर्फ असफलता नहीं थी, ये उससे भी कहीं ज्यादा था। सीवू ने स्थिति को एक जगह समेटने का फैसला किया। डंजन में केवल एक ही मॉन्स्टर था, और वो मॉन्स्टर इतना ताकतवर था कि एक A रैंक हंटर भी उसे संभाल नहीं सका। डंजन का रैंक उसके अंदर मौजूद कुल माना के हिसाब से तय होता है, इसलिए लगभग कभी ऐसा नहीं होता कि डंजन सिर्फ एक मॉन्स्टर की वजह से S रैंक बने। लेकिन कुछ दुर्लभ मामलों में ऐसा होता है, इसे म्यूटेशन कहा जाता है, और अधिक सटीक रूप से ये म्यूटेशन से थोड़ा अलग होता है। एक कैपो मॉन्स्टर, ऐसा मॉन्स्टर जो पूरे डंजन का पूरा माना खुद में समेट लेता है। अगर चेरिन की टीम का सामना इस तरह के कैपो मॉन्स्टर से हुआ था तो ये समझ में आता है कि हाँ, चेरिन ने क्यों कहा कि वो उसका सामना नहीं कर सकी। कैपो मॉन्स्टर पहले ही बेहद खतरनाक होता है, लेकिन सबसे बुरा ये था कि ये S रैंक का कैपो मॉन्स्टर था। सीवू ने चेरिन से कहा कि उसे यकीन है कि उन्होंने कैपो मॉन्स्टर का सामना किया है। ये सुनकर हाँ, चेरिन हैरान रह गईं और माना कि उन्होंने ऐसा शब्द पहली बार सुना है। सीवू ने कहा कि शायद इस डंजन को छोड़ देना ही बेहतर होगा और पूछा कि क्या उन्हें दोबारा इसमें जाने का कोई खास कारण है। आखिरकार अगर जान पर बनाए तो ये इतना जरूरी नहीं था, लेकिन हाँ, चेरिन ने कहा कि उन्हें ये करना ही होगा। सीवू ने पूछा कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। चेरिन ने जवाब दिया कि परेशानी सिर्फ उन्हीं की नहीं है। सीवू को सब समझ में आ गया। हाँ, चेरिन की असफल रेड की वजह से SH ग्रुप को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। उसने पहले ही सुन लिया था कि पहली खबरें आने के कुछ ही मिनटों में सैकड़ों बिलियंस वन डूब गए थे, और स्टॉक प्राइस को और ज्यादा गिरने से रोकने के लिए चेरिन को ये सब ठीक करना था। हाँ, चेरिन को जल्द से जल्द डंजन रेड में सफल होना था। हाँ, ये खतरनाक था, लेकिन ट्रिलियंस वन दांव पर लगे हों तो जान जोखिम में डालनी ही पड़ती है। वो S क्लास मॉन्स्टर बॉस जो पहले कभी नहीं देखा गया था, निश्चित ही बहुत कठिन प्रतिद्वंद्वी होगा। सीवू ने कहा कि वो सब समझ गया है, लेकिन बदले में उसकी एक शर्त है। सीवू ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा कि उसे यूट्यूब के लिए वीडियो शूट करने की अनुमति चाहिए। चेरिन इस अजीब सी रिक्वेस्ट से चौंक गईं। फिर सीवू ने कहा कि उसे इसके ऊपर 10 बिलियन भी चाहिए। बिजनेस स्टाइल स्मर्क के साथ सीवू ने कहा कि इससे कम में काम नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद सीवू को 1 बिलियन का एडवांस मिल चुका था। डिपॉजिट देखते ही सीवू को लगा कि उसे और ज्यादा मांगना चाहिए था, लेकिन किसने सोचा था कि चेरिन इतनी आसानी से मान जाएंगी। सीवू ने तय किया कि ज्यादा लालच करने की जरूरत नहीं। 10 बिलियन पहले ही बहुत बड़ी रकम थी। अब उसे उस मॉन्स्टर के बारे में सोचना था जिसे किसी ने कभी नहीं देखा, वो S क्लास कैपो मॉन्स्टर। लेकिन सीवू को खुद भी यकीन नहीं था कि वो कोई स्ट्रैटेजी बना पाएगा। बहुत ज्यादा मांग करना भी बोझ बन जाता, लेकिन उसकी इनसाइट पहले ही 24% तक पहुंच चुकी थी। तो क्या वो S क्लास मॉन्स्टर का एनालिसिस नहीं कर सकता था? सीवू ने खुद को कहा, मैं कर सकता हूं, चाहे कुछ भी हो। अगले दिन S रैंक डंजन में चेरिन ने सीवू से कहा कि वो उसे अंदर लीड करेंगी। उन्होंने सीवू को डंजन में आने की अनुमति केवल इस शर्त पर दी कि वो साथ रहेंगी। सीवू समझ गया कि ये बेहद खतरनाक है। वो अकेले कभी अंदर नहीं जाता, लेकिन स्ट्रैटेजी बनाने के लिए अंदर क्या है ये जानना जरूरी था। इसके अलावा डिवाइन मार्शल आर्ट्स की वजह से उसके पास सुपर पावर्स थीं। भले ही वो कैपो मॉन्स्टर को हरा न पाए, वो इतना जरूर जानता था कि वो जीवित बाहर आ सकता है। सीवू ने चारों ओर देखा और जैसा कि उम्मीद थी,
एस रैंक डंजन का माहौल लो रैंक्स वाले डंजन से बिल्कुल अलग था। चेरिन ने कहा कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और फिर वो सीवू को एक सर्टेन डायरेक्शन में ले गईं। कुछ ही देर बाद उसी एस रैंक डंजन के अंदर चेरिन ने अचानक अपना हाथ उठाया और अपने ग्लव्स को ठीक करने लगी। सीवू ने पूछा कि क्या ग्लव्स उसे ठीक से फिट नहीं हो रहे। चेरिन ने माना कि हाँ, वो सही से फिट नहीं हो रहे। सीवू ने पूछा कि क्या वो उन्हें थोड़ा एडजस्ट कर सकता है। चेरिन ने पूछा, क्या मतलब? सीवू ने समझाया कि उसे नहीं पता था कि ग्लव्स को कौन इस्तेमाल करेगा, इसलिए उसने उन्हें अपने हाथों के हिसाब से बनाया था। भले ही वे श्रिंक नहीं होने वाले थे, लेकिन सीवू को लगा कि वे उसके लिए अनकंफर्टेबल होंगे। सीवू ने ग्लव्स को छूकर उन्हें एडजस्ट किया ताकि वे चेरिन के हाथों में परफेक्टली फिट हो जाएं। चेरिन की आंखों के सामने ही ग्लव शेप बदलने लगे और पूरी तरह उसके हाथों में फिट हो गए। सीवू ने थम्स अप किया और कहा कि इसे बस एक नॉर्मल फेवर समझे। चेरिन ने पूछा कि उसे ये फंक्शन पता कैसे था। सीवू ने ऑकवर्ड तरीके से कहा कि क्योंकि वो खुद इन्हें बना चुका है। चेरिन ये सुनकर हैरान रह गई और पूछा कि क्या इसका मतलब है कि उसे मास्टर सियो पालगवांग ने पर्सनली रिकॉग्नाइज किया है। सीवू ने कहा कि उसे इस बारे में कुछ पता नहीं, बस वो उसी वर्कशॉप में काम करता है। इतने में डंजन के अंदर एक सिनिस्टर एनर्जी फैलने लगी। अचानक सीवू और चेरिन दोनों ने एक भारी दबाव महसूस किया, जैसे कोई उन्हें जमीन पर धकेल रहा हो। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। एक प्रेडेटर उनके सामने खड़ा था जो अविश्वसनीय खतरा फैला रहा था। इस क्रीचर की एनर्जी पूरी तरह अलग थी, एक बिल्कुल अलग लेवल की। चेरिन ने तुरंत सीवू के सामने छलांग लगाई और उसे पीछे हटने को कहा। उस पल वे एक ऐसे एस क्लास कापो मॉन्स्टर से मिले जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। डंजन का एकमात्र मालिक, एक विशाल वुल्फ कैपो मॉन्स्टर, उनके ऊपर झुका हुआ था। सीवू ने तुरंत सोचा कि क्या चेरिन उस मॉन्स्टर को हरा भी सकती है, और अगर वो लड़ाई में शामिल हो जाए तो। लेकिन सीवू ने उसी पल इस विचार को खारिज कर दिया, क्योंकि वे बिल्कुल तैयार नहीं थे। सीवू ने खुद को याद दिलाया कि वे यहाँ सिर्फ ये देखने आए हैं कि मॉन्स्टर कैसा दिखता है, उन्हें लड़ना नहीं था। इसके तुरंत बाद सीवू ने हेराक्लीज की सुपर पावर एक्टिवेट कर दी। उसने तेजी से अपना पैर उठाया और पूरी ताकत से जमीन पर मारा ताकि मॉन्स्टर एक तेज फ्लैश से कुछ पल के लिए ब्लाइंड हो जाए। इसके तुरंत बाद उसने चेरिन का कंधा पकड़ा और चिल्लाया कि भागना होगा। अपनी जान बचाने के लिए सीवू और चेरिन जितनी तेज दौड़ सकते थे एग्जिट की तरफ भागे। चमत्कारिक रूप से वे दोनों पीछा छुड़ाकर बाहर निकल आए। बाहर आकर सांस संभालते हुए सीवू ने समझने की कोशिश की कि अभी हुआ क्या है। शौक और बिना लड़ाई किए वो मॉन्स्टर की शक्ति का सही अनुमान नहीं लगा पा रहा था, लेकिन एक बात साफ थी, उसे मारने के लिए कम से कम 5 एस क्लास हंटर्स की जरूरत पड़ेगी, तभी वे उसे थोड़ा नुकसान पहुंचा सकेंगे। सांस संभालने के बाद चेरिन ने पूछा, मिस्टर सीवू, भागने से पहले आपने कौन सी पावर इस्तेमाल की थी? सीवू ने पूछा कि वो और उसकी टीम उस दिन जिंदा कैसे लौटे। चेरिन ने कहा कि वे बस भाग्यशाली थे। फिर सीवू ने पूछा कि क्या वो इस मॉन्स्टर बॉस पर फिर हमला करना चाहती हैं? चेरिन ने जवाब दिया, हाँ, मुझे ये करना ही होगा। चेरिन ने कहा कि अगर सीवू स्ट्रैटेजी बना दे तो उनकी टीम वो सब करेगी जो जरूरी होगा। सीवू ने चेरिन की आंखों में देखा, फिर मुड़कर कहा, मैं बाद में संपर्क करूंगा। घर पहुंचते ही सीवू ने डंजन में रिकॉर्ड की गई पूरी फुटेज खोलकर उस मॉन्स्टर का एनालिसिस शुरू किया। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि ये आखिर किस तरह का मॉन्स्टर है। कैपो एक ऐसा स्पीशीज होता है जो किसी नॉर्मल मॉन्स्टर का मॉडिफाइड वर्जन होता है, मतलब इसका कोई ओरिजिनल स्पीशीज जरूर होगा जिससे ये इवॉल्व हुआ है। लेकिन चाहे वो मॉन्स्टर एनसाइक्लोपीडिया देखे, एसोसिएशन की रिपोर्ट्स या इंटरनेट पर सर्च करे, कहीं भी इसकी एक भी जानकारी नहीं मिली। यहाँ तक कि एस जोड़ रैंक इनसाइट का इस्तेमाल करने पर भी उसे एक भी क्लू नहीं मिला। सीवू ने गहरी सांस ली। आखिर ये है क्या? थककर उसने थोड़ी देर एनालिसिस रोक दिया। कुछ समय बाद एक थका देने वाले वर्कआउट के बाद सीवू अपनी सुपर पावर को 0.4% बढ़ाकर 5.88% तक पहुंचाने में सफल हुआ। लेकिन डिवाइन मार्शल आर्ट सिर्फ 0.1% बढ़कर 0.06% ही बढ़ी। हर्क्यूल्स ने चिढ़ाते हुए पूछा, इतनी हल्की सी ट्रेनिंग नहीं आपको गिरा दिया मास्टर? लेकिन सीवू ने हर्क्यूलिस को इग्नोर किया और फोन पर मॉन्स्टर फुटेज देखता रहा। हर्क्यूलिस को क्यूरियोसिटी हुई कि उसका पहला सब्सक्राइबर किस चीज को इतना घूर रहा है। वह पास गया और तभी सीवू ने उसे देख लिया। सीवू ने कहा, ये वही मॉन्स्टर है जिसे मैं 3 दिनों से समझने की कोशिश कर रहा हूं, पर समझ नहीं आ रहा। हर्क्यूलिस ने विश्वास नहीं किया। 3 दिन? मुझे दिखाओ कौन सा मॉन्स्टर है। लेकिन जैसे ही हर्क्यूलिस ने फुटेज में जेट ब्लैक वुल्फ देखा, वो जम गया। सीवू ने पूछा, तुम जानते हो ये क्या है? हर्क्यूलिस ने धीरे से कहा, रुको, क्या ये फेनरीर है? सीवू हिल गया। कौन? फेनरीर, द डीमन वुल्फ। हर्क्यूलिस बोला, फेनरीर नॉर्स मिथोलॉजी का डीमन वुल्फ, जिससे वुल्फ ऑफ डिवाइन स्लॉटर भी कहते हैं, जिसने रैग्नारॉक शुरू किया था। हर्क्यूलिस आगे बोला, उसका अपर जॉ आसमान तक जाता है और लोअर जॉ धरती तक। वो बीच की हर चीज निगल जाता है और अंत में वो ओडिन को खा जाता है। ये सुनकर सीवू की रूह कांप गई। उसने पूछा, तो फेनरीर यहाँ क्या कर रहा है?
ये इस दुनिया में कैसे आया? हरक्यूलिस ने जवाब दिया, मुझे क्या पता मास्टर, ये दुनिया मेरी नहीं है। और तभी सिवू को एहसास हुआ, वही मिस्टीरियस व्यक्ति जिसने उसे गॉड ट्यूब वाला स्मार्टफोन दिया था, शायद उसी के कारण फेनरीर इस दुनिया में है। सिवू ने हरक्यूलिस से पुष्टि की, क्या ये सच में फेनरीर है? हरक्यूलिस ने फुटेज को देखते हुए कहा, हाँ, हालांकि ये पहले जैसा नहीं दिख रहा, लेकिन ये उसी की तरह लग रहा है। सिवू शॉक्ड था। उसने पूछा, अगर मैं फेनरीर से लड़ने जाऊं तो क्या होगा? हरक्यूलिस ने उसकी ओर डेड पैन लुक से देखा। 1 सेकंड, शायद थोड़ा ज्यादा। सिवू की आंखें फैल गईं। 1 सेकंड? हरक्यूलिस हंसा। हाँ मास्टर, 1 सेकंड। उसके आपको टुकड़ों में फाड़ने से पहले। सिवू बिल्कुल चुप हो गया। हरक्यूलिस ने आगे कहा, लेकिन एक बात साफ है, फेनरीर अभी बेहद कमजोर है। उसका शरीर भी बदल गया है, लगभग वुल्फ कब जैसा। सिवू बोला, वुल्फ कब? वो तो छोटे पहाड़ जितना बड़ा था। हरक्यूलिस ने कहा, फेनरीर के स्टैंडर्ड से वो अभी भी बच्चा है। फिर हरक्यूलिस ने एक डिटेल देखी, उसके शरीर पर जो ऑर्नामेंट है, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। सिवू ने ध्यान से देखा, ये तो चेन जैसी लग रही है। और तभी उसे सच्चाई समझ आई। ग्लेपनिर, वो मिथिकल चेन जिसे दुनिया की किसी चीज से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। हरक्यूलिस बोला, इसलिए शायद फेनरीर अभी इतना कमजोर है। सिवू ने पूछा, तो इससे मुझे कितना टाइम मिलेगा? हरक्यूलिस ने मुस्कुराकर कहा, फेनरीर को आपको मारने में शायद 1 मिनट से भी कम। फिर हंस पड़ा। सिवू सोच में डूब गया। फेनरीर यहाँ क्यों आया? किसने भेजा? क्या वो कैद है? क्या वो जाग जाएगा? तभी हरक्यूलिस बोला, क्या मैं तुम्हें फेनरीर की कुछ कमजोरियां बता दूं मास्टर? सिवू ने कहा, अगर तुम सब बताओगे तो मैं तुम्हें 200 सब्सक्राइबर्स के लिए एक स्पेशल वीडियो आइडिया दूंगा। हरक्यूलिस तुरंत एक्साइटेड हो गया, मास्टर, मैं सारे मटेरियल्स लेकर आता हूँ। और वो गायब हो गया। आउटसाइड द डंजन, टीम एंड रिपोर्टर्स। डंजन के वेटिंग एरिया के बाहर पापराजी रिपोर्टर्स ने हाँ चैरन से पूछा, आप इस डंजन को छोड़ क्यों नहीं रही? आप फिर से इसी डेंजरस जगह पर क्यों जा रही हैं? चैरन उन्हें इग्नोर करते हुए बिल्डिंग में चली गई। अंदर पहुंचकर उसने देखा कि टीम के सारे मेंबर्स पहले से मौजूद थे। चैरन ने कहा, चलो देर मत करो। तभी स्क्वाड ने बगल में किसी को कैमरा के सामने बोलते सुना। एक हंटर ने पूछा, वो कौन है? ग्रे हेड हंटर बोला, एक यूट्यूबर है, चैनल का नाम है कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, अगर मैं गलत नहीं हूँ। स्कार्ड हंटर चौंक गया, ऐसा नाम मैंने कभी नहीं सुना। दूसरा हंटर बोला, यह पागल यहाँ कर क्या रहा है? ग्रे हेड हंटर बोला, सुना है, इसने इस डंजन के लिए कोई स्ट्रैटेजी प्लान बनाया है। स्कार्ड हंटर गुस्से में उठ खड़ा हुआ, इस वुल्फ के लिए स्ट्रैटेजी? पागलपन है, पूरी तरह अब्सर्ड। लेकिन फिर उसने देखा, टीम को अनयूजुअल सपोर्ट मिला है, एम्प्लॉयर्स तक एक रैंडम यूट्यूबर को ले आए हैं। वो समझ गया, हाँ चैरन वाकई परेशान है। उसका साथी बोला, रेड के बाद तुम क्या करने वाले हो? स्कार्ड हंटर ने उसे रोक दिया, चुप रहो, बस रेड की तैयारी करो। कुछ देर बाद उसी एस रैंक डंजन के अंदर हान चैरन और उनकी टीम फिर से डंजन में लौट आईं और अब वे उस वुल्फ की सोल की हंट कर रही थीं। इस बीच उन सभी में से सबसे ज्यादा बेफिक्र व्यक्ति, अ मैन हु कॉन्कर्स द वर्ल्ड, अपने सब्सक्राइबर्स को बता रहा था कि वे अभी एस रैंक डंजन के अंदर हैं। उसने अपने सब्सक्राइबर्स से पूछा कि क्या वे इस जगह की एनर्जी महसूस कर पा रहे हैं। आखिरकार ये एनर्जी सच में बहुत विशाल थी। स्कार्ड हंटर इस यूट्यूबर जैसी हरकतों से बेहद चिढ़ गया था। उसे पहले ही सुनने को मिला था कि इस अवेकेंड का नाम सिवू है, और अब ये आदमी इतने महत्वपूर्ण समय पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। अगर ये काला वुल्फ उनकी टीम को सुन ले और उन पर झपट पड़े तो? अचानक एक भारी परछाई हंटर के ऊपर मंडराई, जिससे वो सहमकर ऊपर देखने लगा। उनकी टीम ने एक बार फिर उसी एस रैंक डंजन में विशाल काले वुल्फ फेनरीर का सामना किया। वुल्फ को दोबारा देखकर हान चैरन सोचने लगी कि क्या इस डंजन को दोबारा कॉन्कर करने का फैसला सही था? क्या वो सच में अपनी टीम को खतरे की तरफ धकेल रही थी? क्या उसे एस रैंक हंटर से मदद नहीं लेनी चाहिए थी? लेकिन हान चैरन ने वे सारे अनावश्यक ख्याल हटाए, क्योंकि वो एस रैंक हंटर्स की मदद नहीं ले सकती थी। ये एसएच ग्रुप की पहली हंटिंग रेड थी, इसलिए इसे पूरी तरह अपने दम पर करना ही जरूरी था। सबको पता होना चाहिए कि एसएच ग्रुप की पावर डर पैदा करती है। हान चैरन ने तलवार पकड़ी और अपनी एनर्जी रिलीज की, बैटल के लिए तैयार होते हुए। अचानक सिवू बेहद शांत चेहरा लिए उसके पास से गुजर गया। वो अपने ऑडियंस से कह रहा था कि उनके सामने खड़ा मॉन्स्टर असल में लेजेंडरी मिथिकल बीस्ट फेनरीर है, जिसे डीमन वुल्फ भी कहा जाता है और जो नॉर्स मिथोलॉजी में आता है। सिवू ने इमेजिन किया कि ऑडियंस का पहला सवाल यही होगा, क्या ये सच में फेनरीर है? वो मुस्कुराया और बोला कि उसे खुद भी नहीं पता, लेकिन यह पता लगाने के लिए उन्हें लड़ना पड़ेगा। सिवू ने कहा, मैं मैन हु कॉन्कर्स द वर्ल्ड हूँ। अगर मेरे सामने पूरा संसार निगल जाने वाला वुल्फ भी आ जाए तो भी मैं उससे नहीं डरूंगा। उसने हान चैरन से पूछा कि क्या वे तैयार हैं। फिर सिवू ने चिल्लाते हुए कहा, मेरी स्ट्रैटेजी का पहला कदम अटैक फेनरीर। उसी पल सिवू आगे बढ़ा और अचानक गायब हो गया। अगले ही क्षण वो फेनरीर के बिल्कुल सामने प्रकट हुआ। लोगों को समझने का मौका भी नहीं मिला कि वह वहां पहुंचा कैसे। फेनरीर ने तुरंत अपना पंजा झटका। हान चैरन ने चिल्लाया कि सिवू को डॉज करना चाहिए,
लेकिन वहां अब कोई था ही नहीं, वो गायब हो चुका था। अगले पल सीवू फेनरिर के कान के पास प्रकट हुआ और उसकी गाल पर एक जोरदार पंच मारा। स्कार्ड हंटर सदमे में पूछ उठा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन उसके साथ खड़ा साथी भी कुछ नहीं समझ पा रहा था। फेनरिर पर पंच लगने के बाद भी उसने हिलना तक नहीं किया, बल्कि उसकी ओमिनस एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ने लगी। सीवू को एहसास हुआ कि चीजें खराब हो रही हैं। ये सीधा वार था, फिर भी वुल्फ पर कोई असर नहीं हुआ। सीवू सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। पहले हरक्यूल्स ने कहा था कि ये तरीका काम करेगा, लेकिन असलियत में फेनरिर ने एक ही झटके में कई पेड़ गिरा दिए, फिर भी सीवू को छू भी नहीं पाया। फेनरिर ने लगातार कई बार हमला करना जारी रखा। हर वार के साथ आसपास का पूरा इलाका तहस नहस होने लगा और सीवू मुश्किल से अटैक्स डॉज कर रहा था। धीरे धीरे सीवू थकने लगा था। हान चेरिन ने अपनी टीम की तरफ देखा और कहा कि अब उन्हें भी लड़ाई में उतरना होगा। फिर वो टीम में सबसे पहले फेनरिर की ओर झपटी। उधर सीवू जैसे तैसे फेनरिर के एक और वार से बच पाया, लेकिन अब हालात बहुत बुरे थे। पहले वो सोच रहा था कि क्या ये वही वुल्फ है, लेकिन अब वो पूरे यकीन से कह सकता था ये असली फेनरिर ही है। पहले हरक्यूल्स ने कहा था कि फेनरिर इतना वीकेंड है कि लड़ाई कम से कम 1 मिनट चलेगी उसके चीरने से पहले, लेकिन हकीकत में सीवू 10 सेकंड्स भी नहीं टिक पा रहा था। हरक्यूलिस की स्ट्रैटेजी बेअसर लग रही थी। असल में वो स्ट्रैटेजी सिर्फ हरक्यूल्स के लिए थी, लेकिन एक चीज उन्हें उम्मीद दे रही थी, ग्लीपनीर वो इंडिस्ट्रक्टिबल चेन्स जो फेनरिर को रोके हुए थीं। अगर फेनरिर पूरी ताकत से एक्टिव नहीं हो सका तो उनके पास कम से कम अटैक करने का मौका था। अचानक हवा में एक तेज आग चमकी। अगले ही पल हान चेरिन ने फेनरिर की जबड़े पर वार किया, सीवू को बचाते हुए। उस वार ने फेनरिर का ध्यान सीवू से हटाकर हान चेरिन पर कर दिया। अचानक फेनरिर ने ऊपर से कुछ गर्म और जलता हुआ महसूस किया। सीधे उसके ऊपर आग का विशाल गोला बन रहा था। अब सीवू अकेला नहीं था। फेनरिर ने ऊपर देखा और आग का बड़ा गोला देखा। सीवू भी इस दृश्य से चकित था। उसे समझ आया कि उनकी टीम में एक हंटर मैजिक इस्तेमाल कर रहा है। उस हंटर ने चिल्लाया कि सीवू और हान चेरिन सावधान रहें और फिर तुरंत हमला शुरू कर दिया। आग का गोला एक तेज बीम में बदलकर फेनरिर पर बरसा। भीषण गर्मी के बीच फेनरिर ने जोर से दहाड़ लगाई, जैसे वो मैजिक को मिटाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन मेजेस रुके नहीं। उन्होंने दोबारा मैजिक अटैक किया। अचानक फेनरिर ने अपना मुंह ऊपर उठाया और सीधे उस आग को निगलना शुरू कर दिया। मेजेस हैरान रह गए। ये वुल्फ मैजिक को अब्सॉर्ब कर रहा था, जैसे वो उसे खा रहा हो। वो बस उसे टेक कर गया। अब सब हंटर्स समझ गए कि फेनरिर उनके अटैक से प्रभावित ही नहीं हो रहा था। ग्रे हेड हंटर चिल्लाया कि टीम पीछे न हटे। फिर स्कार्ड हंटर चिल्लाया कि सबको बैटल के लिए तैयार होना होगा। सीवू ने हान चेरिन से कहा कि ध्यान से देखो, फेनरिर को जो जंजीरें बांध रखी हैं वही उसकी कमजोरी हैं। उसने पूछा कि क्या चेरिन ने पहले ये नोटिस किया था। अगर ग्लीपनीर फेनरिर को रोक सकती है तो वे उसी टारगेटिंग से हमला कर सकते हैं। हान चेरिन ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि वो समझ गई है। फिर वो दोबारा फेनरिर पर झपटी और पूरी टीम के साथ मिलकर लगातार हमले करने लगी। सीवू ने गहरी सांस ली, खुद को शांत किया, फिर पूरी सेंसेस को फोकस किया। फिर वो फेनरिर के सिर की तरफ कूदा और अपने फिस्ट को उठाया, लेकिन फेनरिर ने तेजी से पलटकर उसे पंजे से दूर फेंक दिया। लेकिन सीवू इससे भी तेज निकला। उसने फेनरिर के हमले की मोमेंटम का उपयोग करके काउंटर स्ट्राइक की अपॉर्चुनिटी बना ली। सीवू ने अपनी एसएस रैंक सुपर पावर एक्टिवेट की, हरक्यूलिस की शक्ति का वो हिस्सा जो उसे मिला था। फिर वो फेनरिर के साइड में टकराया, अपना सबसे शक्तिशाली प्रहार करते हुए। पहली बार फेनरिर थोड़ा पीछे हिला, इसका मतलब सुपर पावर काम कर रही थी। अब सीवू को बस लगातार हमला करना था। अचानक सीवू को बेहद गंभीर खतरा महसूस हुआ और अगले ही क्षण एक तेज हमला उस पर आ गया जो वो डॉज नहीं कर पाया। वो हवा में उछलकर गिरा, सीने पर गहरा घाव लिए। उसने घाव देखा और समझ गया अगर वो 1 सेकंड और देर करता तो फेनरिर उसे बुरी तरह घायल कर देता। सीवू को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। फेनरिर उसे हानि पहुंचा सकता था, लेकिन उसने वार करने से पहले एक पल हिचकिचाहट दिखाई। इसी बीच हान चेरिन ने डिस्ट्रैक्टेड फेनरिर पर वार किया और सीवू को बचा लिया। सीवू को यकीन था कि पिछला हमला उसे हटा सकता था, लेकिन फेनरिर ने ऐसा क्यों नहीं किया। फेनरिर ने जोरदार हाउल किया, उसके जबड़े से खून बहने लगा। हान चेरिन की तलवार की वजह से सीवू ने खुद को संभाला। ये मौका था। वो उठकर फिर फेनरिर पर टूट पड़ा और फिर जोरदार हमला किया। फेनरिर जोर से गड़गड़ाया और पंजा उठाकर सीवू पर वार करने ही वाला था, लेकिन ये वही पल था जिसका सीवू इंतजार कर रहा था। उसने झपटकर ग्लेपनीर पकड़ ली। पूरी ताकत से उसने वुल्फ को अपनी ओर खींचा। भारी प्रयास से उसने फेनरिर को ऊपर उठाया और फिर जंजीर के सहारे उसे हवा में उछाल दिया। उस पल सीवू पहले ही अपनी अगली स्ट्राइक की तैयारी शुरू कर चुका था। वहीं हान चेरिन भी उसके साथ साथ उस वुल्फ पर वार करने के लिए दौड़ी। उन दोनों के संयुक्त अटैक से आखिरकार सीवू और हान चेरिन ने फेनरिर को हिट कर दिया। हंटर्स जो वहां मौजूद थे वो देखकर दंग रह गए। ये पूरी तरह पागलपन था। फेनरिर पर हुए इस संयुक्त हमले ने जमीन में एक विशाल क्रेटर बना दिया। सीवू ने चिल्लाया कि वो बच गया, उसने ये कर दिखाया। हान चेरिन अपनी तलवार पर झुककर सांस पकड़ रही थी। अचानक एक जोरदार क्रैक की आवाज आई और अगले ही पल सीवू जोर से पीछे फेंक दिया गया। हंटर्स ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए,
क्योंकि ऐसा होना लगभग असंभव था। फेनरिर ने जोर से ग्राउल किया और अब उसके शरीर से और भी कंडेंस्ड काली एनर्जी फैलने लगी। स्कार्ड हंटर को मानना पड़ा कि वे एक ऐसी लड़ाई में दखल दे चुके हैं जिसे जीतना उनके लिए संभव नहीं था। अब सभी हंटर्स सिर्फ एक विशाल बेआकार जबड़े जैसा मुंह देख पा रहे थे, और भले ही वुल्फ ग्लाइपनिर से बंधा हुआ था, वे उसके खिलाफ कुछ कर पाने में पूरी तरह असहाय थे। फेनरिर के वार से गिरते हुए सीवू जमीन से टकराया और उसने खुद से पूछा, क्यों, आखिर क्यों, ऐसा क्यों हुआ? फेनरिर क्लियरली ग्लाइपनिर से सीमित था, लेकिन इसके बावजूद भी वो अभी भी एक विशाल डिमोनिक वुल्फ था जिसने दुनिया का विनाश कर दिया था। एक ऐसा वुल्फ जिसे डिवाइन स्लॉटर कहा जाता है, जिसने देवताओं को भी निगल लिया था। फेनरिर ही था, भले ही वो कमजोर था और उसकी वर्तमान एबिलिटीज पर अटैक करना बेकार लग रहा था, फिर भी कुछ अजीब था, बहुत अजीब। चाहे वो कितना भी सोच ले, सब कुछ अजीब ही लगता था। हान चेरिन ने हंटर्स को चिल्लाकर कहा कि वे यहाँ से भागें, जितनी जल्दी हो सके एग्जिट की ओर जाएं और सीवू को भी साथ ले जाएं। ये हालात बिल्कुल उस ब्लैक ट्रोल वाले इंसिडेंट जैसे थे। शायद पिछली बार भी हान चेरिन ने इसी तरह अपनी टीम को बचाया था। चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, वे फेनरिर को हरा नहीं सकते थे। लेकिन फिर सब ऐसा क्यों हुआ? अचानक सीवू के दिमाग में एक रियलाइजेशन आया। वो आखिरकार समझ गया कि असल में क्या हुआ है। ये समझकर उसे खुद पर यकीन नहीं हुआ कि उसने ये बात तब जाकर समझी। सीवू ने माना कि वो शुरू से ही बेवकूफ़ी कर रहा था, इसमें कोई मतलब नहीं बनता था। एक हंटर ने उससे पूछा कि क्या वो हिल सकता है। अचानक सीवू उस हंटर की पकड़ से खुद को छुड़ाकर फेनरिर की ओर दौड़ पड़ा। ग्रे हेड हंटर ने पूछा कि वो कर क्या रहा है, लेकिन सीवू बस उस डिमोनिक वुल्फ की ओर बढ़ता गया जिसे हान चेरिन पूरी ताकत से रोकने की कोशिश कर रही थी। हान चेरिन दूसरों को इवैक्यूएट कराने के लिए वुल्फ को रोक रही थी। तभी अचानक सीवू उसके सामने प्रकट हुआ, जिससे वो चौंक गई। सीवू को देखकर फेनरिर जोर से ग्राउल करने लगा और अपने जॉज उसकी ओर मोड़ दिए। और जैसा सीवू ने सोचा था, वुल्फ ने उस पर पहला अटैक नहीं किया, वो बस उसे घूरता रहा। हान चेरिन ने पूछा कि वो क्या कर रहा है, क्या वो पागल हो गया है? हान चेरिन ने आदेश दिया कि सीवू तुरंत पीछे हटकर बाकी टीम से जुड़ जाए। सीवू उस गुर्राते हुए डेमोनिक मॉ के सामने खड़ा हो गया और कहा कि शुरू से ही ये चीज समझ नहीं आ रही। उसे नहीं पता था कि एस रैंक हंटर्स इस स्थिति को कैसे हैंडल करते, लेकिन उनकी मौजूदा टीम के लिए इस पर हमला करना शुरुआत से ही गलत था। इससे लड़ना पूरी तरह बेकार था। यही वजह इसे इतना अजीब बनाती है। सीवू ने पूछा, वो अब तक मरा क्यों नहीं? सब वापस जिंदा कैसे लौट आए? अब तक कोई मरा क्यों नहीं? हान चेरिन ने पूछा, उसका मतलब क्या है? सीवू ने पूछा कि क्या वो अब भी नहीं समझी? उसने उस डिमोनिक जॉज की ओर इशारा करके कहा, अगर फेनरिर सच में हमें मारना चाहता तो हमें कब का मार चुका होता। अगर वो सीरियस होता, हम में से कोई वापस नहीं लौटता। ये सुनकर सभी हंटर्स को समझ आने लगा कि सीवू किस बारे में बात कर रहा था। स्कार्ड हंटर ने पूछा कि फिर वे जिंदा कैसे लौटे? सीवू ने जवाब दिया कि फेनरिर ने खुद उन्हें छोड़ा था। उसे अब समझ आ चुका था कि हान चेरिन और उनकी टीम वापस कैसे लौट पाई और फेनरिर ने किसी को क्यों नहीं मारा। फेनरिर उन्हें भाग जाने के लिए कह रहा था क्योंकि वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। बेशक ये मानना मुश्किल था, लेकिन अगर पहले सोचा जाता तो साफ था कि फेनरिर ने पहले कभी अटैक शुरू नहीं किया था। सीवू ने कहा कि अगर फेनरिर एक सामान्य मॉन्स्टर होता तो ये बात समझ में नहीं आती। कभी एक समय था जब फेनरिर ने एसगार्ड को नष्ट कर दिया था। जन्म लेते ही उसे छोड़ दिया गया था। जन्म से ही वो भूख और अकेलेपन से लड़ता रहा, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और किसी तरह जीवित रहा। जब अफवाह फैली कि फेनरिर जिंदा है, तब एसगार्ड के देवता उसे ढूंढने आए। एक देवता उसके सामने झुककर बैठा और कहा कि उसने फेनरिर की ताकत के बारे में सुना है और पूछा कि क्या वो इस रस्सी को खोल सकता है। फेनरिर ने देवताओं के इस अचानक प्रस्ताव का विरोध नहीं किया और खुद को बांधने दिया, क्योंकि एक अकेले पिल्ले के लिए ये साथ खेलने का निमंत्रण जैसा लगा। उसे लगा कि आखिरकार उसे दोस्त मिल गए। फेनरिर ने उस रस्सी को तोड़ दिया, जिससे देवता चौंक गए, क्योंकि थॉर तक ऐसा नहीं कर सकता था। फेनरिर खुश था, उसने सोचा अब उसके दोस्त बन गए हैं। लेकिन देवताओं की सोच अलग थी। वे इस शक्ति से डरते थे क्योंकि ये विनाश ला सकती थी। इसलिए उन्होंने ग्लीपनीर बनाया ताकि फेनरिर को हमेशा के लिए बांधा जा सके और वे दोबारा उसके पास आए। जब फेनरिर ने ग्लाइपनीर और पिछली रस्सी में फर्क देखा तो उसे लगा कुछ गलत है। युद्ध के देवता टीवाईआर ने कहा कि अगर तुम खुद को आजाद नहीं कर पाए और देवता भी तुम्हें नहीं छोड़ते तो तुम मेरा हाथ काट सकते हो। टीवाईआर खुद उसके पास आया और कसम खाई और फेनरिर ने उस पर विश्वास किया। आखिरकार टीवाईआर ही वो देवता था जो सबकी अनदेखी के बीच उसके पास आता था। टीवाईआर वही था जिसने वीरान भूमि में उसे खाना पहुंचाया, क्योंकि वो फेनरिर का दोस्त था। इस तरह फेनरिर ने खुद को ग्लीपनीर से बांधने दिया और फिर वो आजाद नहीं हो पाया। जैसा उम्मीद थी, देवताओं ने उसे मुक्त नहीं किया और टीवाईआर ने भी आंखें फेर लीं। टीवाईआर ने अपना हाथ फेनरिर के मुंह में रखा था और स्वीकार किया कि उसने फेनरिर को धोखा दिया, लेकिन इसके बावजूद फेनरिर ने उसका हाथ काटना नहीं चाहा। वो अपने दोस्त को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। देवताओं ने फेनरिर की ताकत से डरकर उसके मुंह में तलवार तक ठूंस दी ताकि वो अपना मुंह बंद न कर सके। इस तरह फेनरिर राग्नारॉक तक जंजीरों में बंधा रहा, पहले की तरह अकेला और अनंत पीड़ा में। राग्नारॉक शुरू होने के बाद उन्माद ने फेनरिर को घेर लिया और उसने दुनिया को निगल लिया तथा देवताओं को चीर डाला। लेकिन फिर भी फेनरिर टीवाईआर को नहीं मार सका। पागलपन में भी वो टीवाईआर को नहीं भूला, क्योंकि टीवाईआर ही उसका एकमात्र दोस्त था जिसने भूखे समय में उसे खाना दिया था। शायद ये मासूमियत थी
शायद बेवकूफ़ी पर यही फेनरीर था। मिथकों में फेनरीर एक सच्चा डिमोनिक वुल्फ नहीं था, कम से कम वैसा नहीं जैसा दुनिया उससे समझती है। सिवू ने कहा कि फेनरीर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। हंटर्स ये सुनकर शॉक्ड रह गए और पूछा कि क्या वो सच में चाहता है कि वे इस पर विश्वास करें। हान चेरिन ने याद दिलाया कि उन्हें फिर भी इस डंजन को हैंडल करना होगा। अगर एस रैंक डंजन टूट गया और ब्रीच हुआ तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। और भले ही डंजन न टूटे, फेनरीर भाग निकला तो ये नहीं पता कि वो लोगों को नुकसान पहुंचाएगा या नहीं। हान चेरिन ने तलवार म्यान में रखकर कहा कि वे अभी रिट्रीट करेंगे, एसोसिएशन को रिपोर्ट देंगे और एस रैंक हंटर्स की मदद लेकर लौटेंगे। हान चेरिन ने कहा कि वो इस डंजन को खुद क्लियर करने से इनकार करती है। सिवू जितना नहीं चाहता था, उसे मानना पड़ा कि वो सही कह रही है। भविष्य में किसी भी बड़ी ट्रेजेडी को रोकने के लिए उन्हें फेनरीर को खत्म करना होगा। भले ही उसे नहीं पता कि फेनरीर यहाँ क्यों था, सिवू सोचने लगा कि क्या उसे फिर से त्याग दिया गया है। मिथकों में दुनिया के अंत राग्नारॉक पर ग्लेपनीर टूटती है और फेनरीर मुक्त होता है, पर यहाँ वो फिर से ग्लेपियनायर से बंधा कैसे मिला? क्या उसे फिर से छोड़ दिया गया? क्या ये डंजन एक ट्रैप है जहाँ फेनरीर को बंद करके रखा गया है ताकि वो दुनिया में ना निकल सके? शायद ये डंजन इसलिए एस रैंक दर्ज किया गया क्योंकि इसकी माना उतनी थी, न कि स्वयं फेनरीर की शक्ति के कारण। हान चेरिन ने कहा कि लौटने का समय है, पर सिवू ने सिर झुका लिया। उसे समझ आया कि वो इस स्थिति में फेनरीर के लिए कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही सब जाने लगे, सिवू ने सोचा कि अगर वे ऐसे ही चले गए तो सब खत्म हो जाएगा। फेनरीर लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, और अगर वे लौटे तब तक फेनरीर मर भी जाता, फिर भी वो उनका पीछा नहीं करेगा। जैसे मिथकों में सब खत्म हो जाता है जब लोग उसे छोड़ देते हैं। सिवू ने दांत भींचे। कमजोर होने के बावजूद फेनरीर एस रैंक हंटर्स के खिलाफ टिक नहीं पाएगा। उन्हें बस एस रैंक हंटर्स बुलाने हैं और डंजन क्लियर करवा देना है। उन्हें फेनरीर को हटाना होगा, और अगर वे चले जाएं तो कोई समस्या नहीं होगी। वो फिर से इक्विपमेंट बनाएगा, यूट्यूब पर वीडियोस डालेगा, गॉड ट्यूब देखेगा ताकि सीओआ का इलाज ढूंढ सके। बस यही कर सकता है, लेकिन फिर भी वो पीछे क्यों नहीं हट पा रहा? हान चेरिन ने देखा कि सिवू रुक गया है और उसकी ओर मुड़ी। अचानक सिवू तेजी से दौड़कर फेनरीर की ओर बढ़ा। हान चेरिन चौंककर बोली कि अब वो क्या करने जा रहा है। सिवू जैसे ही पास पहुंचा, फेनरीर उठ खड़ा हुआ और दहाड़ा। सिवू ने देखा कि फेनरीर धीरे धीरे उन घावों से खून बहा रहा था जो उन्होंने दिए थे। फेनरीर एक त्यागा हुआ वुल्फ था। उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहा, यहाँ तक कि जब उसे खुद चोट लग सकती थी। लेकिन अंत में वो डंजन का मॉन्स्टर है, एक डिमोनिक बीस्ट जो दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। इसीलिए उन्हें उसे हटाना होगा। उसे जीवित नहीं छोड़ा जा सकता, और दुर्भाग्य से कोई और रास्ता नहीं है। गॉड ट्यूब के लेजेंड्स कभी हार नहीं मानते। वे उन लड़ाइयों में भी नहीं हारते जो असंभव लगती हैं। वे लड़ते रहते हैं और अंत में हीरो बनते हैं। अगर रास्ता न हो, वे खुद रास्ता बनाते हैं। सिवू ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो इस डंजन को खत्म कर देगा। हान चेरिन यकीन ही नहीं कर पाई जो उसने सुना। उसने पूछा, सिवू क्या कह रहा है? अचानक सिवू से बहुत शक्तिशाली एनर्जी निकलने लगी। असल समस्या ये डंजन ही है। यही वो बैरियर है जो फेनरीर को रोके हुए है। डंजन को खत्म करना होगा, अगर वो खुद डंजन को नष्ट कर दे। हान चेरिन ने कहा कि यह संभव है। डंजन को नष्ट करने का मतलब स्पेस को तोड़ना है, और ये सिर्फ कोई देवता कर सकता है। ये मुमकिन नहीं है। इस स्तर की शक्ति को बुलाना सिवू के शरीर के लिए बेहद खतरनाक था, लेकिन वो रुक नहीं सकता। वो रुकेगा नहीं। नदियां अपना पानी खुद नहीं पीती, पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, सूरज अपने लिए नहीं चमकता, फूल अपनी खुशबू खुद के लिए नहीं फैलाते। सिवू ने कहा, जेंटलमैन सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते। वो हंसा, क्योंकि कोई इसे नहीं समझता और वो इससे पैसा भी नहीं कमा सकता। लेकिन फिर बोला, अगर लोग तुम्हें पहचाने भी नहीं और फिर भी तुम नाराज ना हो, तभी तुम जेंटलमैन हो। जेंटलमैन दुनिया द्वारा अनदेखा किए जाने पर भी क्रोधित नहीं होते। सिवू नहीं जानता असल जेंटलमैन क्या होते हैं, लेकिन आज के दौर में इतना काफी है कि लोग तुम्हें बेवकूफ न कहें। फिर भी उसे बस एक अच्छा इंसान बनना है। ऐसा नहीं जो अंदर से अच्छा हो, बल्कि ऐसा जो अपने आसपास के लोगों के लिए अच्छा हो। ये सोच अचानक उसके दिमाग में आई कन्फ्यूशियस का वीडियो देखने के बाद और घायल फेनरीर को देखते हुए। और फिर सिवू सिंसियरली मुस्कुराया। उसने हरक्यूल्स डिवाइन मार्शल आर्ट्स का उपयोग किया और अचानक उसके सामने मौजूद एनर्जी ऐसी महसूस हुई जैसे वो फेनरीर से निकल रही है, और फेनरीर कांपने लगा। पहले हरक्यूल्स ने कहा था कि डिवाइन मार्शल आर्ट्स सिर्फ कॉम्बैट के लिए इस्तेमाल नहीं होती। ये दुनिया के नियमों को बदलने जैसा है। ये सिर्फ सुपर पावर्स का उपयोग नहीं है, और स्पेस वो सबसे महत्वपूर्ण लॉ है जिसके आधार पर दुनिया व्यवस्थित है। सिवू ने हरक्यूलिस डिवाइन मार्शल आर्ट्स की पहली टेक्निक का उपयोग करते हुए अपना दायां पैर उठाया। इस टेक्निक को डिसेंडिंग ड्रैगन किक कहा जाता था। सिवू ने जमीन पर जोरदार किक मारी और जमा हुई एनर्जी बाहर निकाल ली। अगले ही पल पूरा स्पेस ऑलमाइटी डिवाइन एनर्जी से बहता हुआ महसूस हुआ। फिर अचानक एस रैंक डंजन के आसमान में एक दरार बन गई। कुछ ही पलों में डंजन का तारों भरा आसमान टूट गया और बाहर की असली दुनिया दिखाई देने लगी। हान चेरिन यह देखकर स्तब्ध रह गई, क्योंकि ये बिल्कुल असंभव था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। इसी दौरान तेज आवाज आई और हान चेरिन ने नीचे देखा तो सिवू थकान से गिर चुका था और हरक्यूलिस डिवाइन मार्शल आर्ट्स के इस्तेमाल से अत्यधिक पीड़ा में था। हान चेरिन तुरंत उसके पास पहुंची और उसकी हालत चेक की। राहत की बात यह थी कि सिवू अभी भी जिंदा था। उनके आसपास का स्पेस टूटता रहा और उनकी आंखों के सामने और भी रंग बनते चले गए।
इस बीच फेनरिर उस इंसान को घूर रहा था जिसने डंजन को नष्ट किया था। सीवू को उठाते हुए हान चेरिन कुछ पल के लिए रुकी। वो पहले से जानती थी कि सीवू एक असामान्य अवेकेंड है जिसके पास कोई विशेष फीचर नहीं था, यहाँ तक कि जब वो ट्रोल से लड़ रहा था तब भी। हान चेरिन जानना चाहती थी कि आखिर किस तरह की शक्ति ने पूरा डंजन नष्ट कर दिया, लेकिन अभी रुककर शॉक होने का समय नहीं था। हान चेरिन ने सीवू को उठाया और उसे साथ लेकर डंजन के एग्जिट की ओर बढ़ गई, क्योंकि उन्हें पूरी तरह ढहने से पहले वहां से निकलना था। कुछ देर बाद ऐसा लगा कि डंजन पूरी तरह गिरने वाला है और तभी सीवू अचानक जाग गया। होश में आते ही वो चौंका और सोचने लगा कि क्या वो सच में जिंदा बच गया। आसपास देखकर उसे अंदाजा हुआ कि वो एसएच ग्रुप हॉस्पिटल के वीआईपी वार्ड में है। बगल वाले बेड पर बैठी हान चेरिन ने पूछा कि वो ठीक है या नहीं। उसे देखकर सीवू हैरान रह गया और पूछा कि वो यहाँ क्यों है। हान चेरिन ने आईवी ड्रिप वाला अपना हाथ उठाकर कहा कि जैसा वो देख सकता है वो भी मरीज है। फिर उसने पूछा कि क्या उसे कहीं तकलीफ है। सीवू ने थोड़ा झेंप कर मुस्कुराया। बिल्कुल उसे तकलीफ थी। सीवू ने सोचा कि उसकी जगह कोई और होता तो क्या वो आराम महसूस करता, और कौन सुंदर लड़की के पास रहकर असहज नहीं होगा। लेकिन फिर उसने खुद को रोका और सोचा कि वो क्या सोच रहा है। उसे कन्फ्यूशियस की बात याद आई। पुरुष और महिला 7 साल के बाद एक साथ नहीं सोते और वे एक ही जगह नहीं रहते। सीवू ने सोचा ऐसा क्यों। फिर सोचा कि वो ये सब सोच क्यों रहा है। जब वो चुप रहा तो हान चेरिन ने पूछा कि क्या वो ये नहीं जानना चाहता कि वहाँ क्या हुआ था। सीवू ने कहा कि डंजन पूरी तरह नष्ट होने से पहले मिस चेरिन उसे बाहर ले आई और बेहोशी के बाद कुछ प्रक्रियाओं के चलते वो अब होश में है। क्या वो सही समझ रहा है। ये सुनकर हान चेरिन चुप हो गई। फिर उसने कहा कि डंजन नष्ट हो चुका है और परिणाम स्वरूप एस रैंक डंजन को क्लियर्ड घोषित कर दिया गया है। सीवू ने कहा ये अच्छी खबर है। अचानक उसे मुख्य बात याद आई और उसने पूछा कि फेनरिर का क्या हुआ। हान चेरिन ने कहा कि वो पूरी तरह निश्चित नहीं है, लेकिन अगर वो मॉन्स्टर वुल्फ की बात कर रहा है तो उसने उसे अंत में जाते हुए देखा। चूंकि वो डंजन जिसमें फेनरिर कैद था नष्ट हो चुका, सीवू ने उम्मीद जताई कि फेनरिर सुरक्षित रूप से गॉड्स के रेल में लौट गया होगा। हान चेरिन ने कहा कि वो अभी डंजन क्लियरिंग के दौरान जो भी हुआ उसे सार्वजनिक नहीं करेगी और उसने अपने साथियों से भी चुप रहने को कहा है। अभी दुनिया को ये बताया गया है कि वही लोग थे जिन्होंने डंजन क्लियर किया, लेकिन अगर सीवू चाहे तो इसे बदला जा सकता है। सीवू ने पूछा क्या इसका मतलब है कि वे कह सकते हैं कि डंजन उसने क्लियर किया। हान चेरिन ने पुष्टि की कि हाँ ऐसा ही है। सीवू ने कहा कि सबको बता दो कि हान चेरिन ने डंजन क्लियर किया। ये सुनकर वो हैरान रह गई। थोड़ी देर बाद हान चेरिन ने पूछा कि क्या वो अपनी पावर छुपा रहा है। सीवू ने कहा कि ये क्या बेहुदा बात है। अगर वो पावर छुपाना चाहता तो यूट्यूब पर चैनल क्यों बनाता। ये सुनकर हान चेरिन चुप हो गई। सीवू ने कहा कि वो अपनी पावर छुपाने का इरादा नहीं रखता, लेकिन हालात को देखते हुए अभी जरूरी है कि एसएच ग्रुप को वो संगठन माना जाए जिसने एस रैंक डंजन क्लियर किया। इसलिए दुनिया को यही बताया जाएगा कि हान चेरिन ने डंजन जीता। हान चेरिन कुछ बोलते बोलते रुक गई। सीवू ने सोचा कि शायद वो अपनी क्षमता पर शक कर रही है और सोच रही है कि बिना योग्यताओं के एस रैंक डंजन क्लियर करने की घोषणा कैसे हो सकती है। सीवू ने याद दिलाया कि ये डंजन खास था और वो एस रैंक डंजन क्लियर करने की क्षमता रखती है। हान चेरिन ने पूछा कि क्या वो उसे सांत्वना दे रहा है। सीवू ने कहा कि वो सिर्फ सच कह रहा है। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर हान चेरिन मुस्कुराई और उसने सीवू को धन्यवाद दिया। सीवू ने पूछा कि क्या बस यही कहना था। हान चेरिन ने कहा नहीं, वो एक और बात पूछना चाहती है, क्या वो कभी उसके साथ काम करना चाहेगा। इस घटना के बाद जब सीवू स्मार्टफोन पर अपने एट्रीब्यूट्स देखता है तो उसे यकीन नहीं होता। डंजन के नष्ट होने के बाद उसकी एट्रीब्यूट्स में बेहद बड़ी बढ़ोतरी हुई थी। उसकी इनसाइट 11.7% बढ़कर 36.5% हो गई। सुपर स्ट्रेंथ 13.1% बढ़कर 18.98% हो गई। डिवाइन मार्शल आर्ट्स 9.3% बढ़कर 9.38% हो गया और जेंटलमैनली विजडम 3.1% बढ़कर 3.61% हो गई। आमतौर पर सुपर स्ट्रेंथ सिर्फ 0.3-0.4% रोज बढ़ती थी, लेकिन इस बार 13% बढ़ गई। मार्शल आर्ट स्किल जो हफ्ते में 0.01% बढ़ती थी, इस बार 9.3% बढ़ी। इनसाइट और जेंटलमैनली विजडम भी कई सालों के बराबर बढ़ गए। सीवू ने सोचा कि क्या ये ड्रैगन्स डिसेंडिंग स्ट्राइक की वजह से हुआ। अब तक उसने यूट्यूब पर सिर्फ ये दिखाया था कि वो डंजन्स क्लियर करता है, लेकिन इस बार उसने स्पेस और डायमेंशन को ही तोड़ दिया, यानी डंजन खुद नष्ट हो गया। जैसे डार्क ट्रोल वाले समय हुआ था, इस बार भी पावर इस्तेमाल करते ही वो बेहोश हो गया। फिर भी पहले की तुलना में डिवाइन मार्शल आर्ट्स का उपयोग करने की उसकी क्षमता बहुत बढ़ चुकी थी। वह सोचने लगा कि इसे पूरी तरह अपना बनाने में कितना समय लगेगा। वह बस एक बार आजमाना चाहता था और उसे उम्मीद नहीं थी कि हान चेरिन तुरंत मान जाएगी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद हान चेरिन ने कांग मिंजे से कहा कि उसे अपने दादा के पास ले चले। कांग मिंजे ने मिस चेरिन का रेड में मेहनत के लिए धन्यवाद किया और कहा कि चेयरमैन भी खुश हैं। हान चेरिन ने कहा कि ये जानकर अच्छा लगा। फिर कांग मिंजाय ने पूछा कि सीवू ने क्या कहा, जिससे वो उलझ गई। उसकी प्रतिक्रिया देखकर कांग मिंजाय ने पूछा क्या उसने फिर मना कर दिया। हान चेरिन ने धीरे से हाँ कहा। कांग मिंजाय ने पूछा इस बार क्या कहा। हान चेरिन ने उसका जवाब दोहराया, जेंटलमैन लोगों के साथ घुलते हैं, समूहों के साथ नहीं, जबकि छोटे लोग गैंग बनाते हैं पर आपस में नहीं रहते। कांग मिंजे समझ नहीं पाया और माफी मांगी। हान चेरिन ने कहा कि इसी वजह से उसने टीममेट्स बनने के बजाय कहा कि वो कभी कभी साथ काम करना पसंद करता है।
इसी आधार पर उसने उससे पूछा कि क्या वो फेंसिंग सीखना चाहेगी। कांग मिनजा ये सुनकर चौंक गया और पूछा, क्या इसका मतलब सीवू उसे फेंसिंग सिखाएगा? वो सीवू की क्षमता मानता था, लेकिन फिर भी सोच रहा था कि एक डी क्लास अवेकेंड एक एस क्लास अवेकेंड को कैसे सिखा सकता है। हान चेरिन ने कहा कि उसने सीवू से कहा है कि वो सीखना चाहती है। कांग मिनजा ने पूछा कि वे चेयरमैन के पास क्यों जा रहे हैं। हान चेरिन ने जवाब दिया कि वो सीवू को उसकी टीचिंग के बदले भुगतान करना चाहती है। कुछ समय बाद हॉस्पिटल के पास वाले मैदान में बैठकर सीवू गॉड ट्यूब स्क्रॉल कर रहा था और सोच रहा था कि कौन सी टेक्निक बेहतर रहेगी। हेवंस शाटरिंग डिवाइन सॉर्ड ऑफ किंग शांग यू, द ड्रैगन स्लेयर सीगफ्रीड सॉर्ड टेक्निक फॉर किलिंग ड्रैगन्स, या वुऑन सेक्ट के फाउंडर ताइची जुंग सनफोंग की सॉर्ड टेक्निक। सीवू ने सोचा कि ये तीनों टेक्निक्स हान चेरिन के लिए बिल्कुल सही होंगी। इन तीनों में से एक तो जरूर ऐसी होगी जो हान चेरिन को पसंद आए। सीवू ने तय किया कि वो तीनों टेक्निक्स उसे दिखा देगा और फिर वो खुद चुन लेगी कि उसे कौन सी सीखनी है। हालांकि उसे सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे 10 मिलियन के अलावा हर महीने ट्रेनिंग फी भी मिलेगी। इसलिए सीवू ने सब्सक्रिप्शन पेज खोला ताकि देख सके कि इन सब्सक्रिप्शंस की कीमत कितनी है। कीमत देखते ही उसने सोचा कि उसे 200 मिलियन चाहिए होंगे, लेकिन तुरंत उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने ध्यान से देखा तो एक सब्सक्रिप्शन की कीमत 2 बिलियन लिखी थी। ये देखकर वो दंग रह गया। सीवू सोचने लगा कि ये 200 मिलियन क्यों नहीं है, सब्सक्रिप्शंस इतनी महंगी क्यों है। उसने जल्दी जल्दी स्क्रॉल किया और सोचा कि कन्फ्यूशियस का चैनल 1 बिलियन का था, लेकिन ये टेक्निक्स उससे भी महंगी थीं, जो संभव ही नहीं लग रहा था। फिर उसने हाइपोक्रेटिस और होचोंग ढूंढे और डर के साथ देखा कि वे भी अब 2 बिलियन के हो चुके हैं, जबकि पिछली बार जब उसने देखा था तब ये कीमत 100 मिलियन थी। अब ये 2 बिलियन कैसे हो गई? सीवू ने अंदाजा लगाया और अपने आप से पूछा, क्या सब्सक्रिप्शन कॉस्ट उसके सब्सक्राइब किए गए चैनल्स की संख्या के साथ बढ़ती जा रही है? अगर ऐसा है तो अगला सब्सक्रिप्शन 3 बिलियन होगा, फिर 4 बिलियन, फिर 5 और ये बढ़ता ही रहेगा। इसी सोच के साथ उसे एहसास हुआ कि अगर सब्सक्रिप्शन की कीमत इसी तरह बढ़ती रही तो तीनों चुनने का कोई मतलब नहीं। सीवू इस बढ़ती हुई कीमत को देखकर बेहद निराश हो गया। अगर प्राइस सिर्फ 1 बिलियन भी बढ़े तो कुल खर्च 9 बिलियन हो जाएगा। वो एक बार सब्सक्राइब करके कैंसिल कर सकता था, लेकिन अगर कैंसिल ही न कर पाया तो क्या उसे हर महीने 9 बिलियन देने पड़ेंगे? नहीं, अगर वो पैसे नहीं देगा तो सब्सक्रिप्शन खुद ही कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर उसने सिर्फ एक टेक्निक ली तो अगला चैनल और महंगा हो जाएगा, क्योंकि चैनल्स कुल संख्या के हिसाब से बढ़ रहे हैं। कितना भी पैसा कमा ले, ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। इसी दौरान सीवू ने पास ही कुछ अजीब महसूस किया। वो एनर्जी इंसान की नहीं लग रही थी। वो बेंच से उठकर एक पेड़ के पीछे झांका और हैरान हो गया। वहां एक आम सा कुत्ता बैठा था। अगले पल उसे समझ आया कि ये कौन सा कुत्ता है। वो दंग रहकर बोला, फेनरीर। सीवू झुककर फेनरीर को देखने लगा और सोचा कि वो यहाँ कैसे आया। पास से देखकर उसने फिर खुद से पूछा, क्या ये सच में फेनरीर है? पिछले मुकाबले से अब उसका शरीर काफी छोटा दिखाई दे रहा था। अचानक फेनरीर ने मुड़कर एक चूहा बाहर थूक दिया। सीवू ने सोचा, ये क्या कर रहा है? फिर पूछा, क्या वो चाह रहा है कि वो चूहा खाए? सीवू ने चूहे को उठाने की कोशिश की तो वो अचानक उछलकर कांपने लगा, यानी वो अभी जिंदा था। सीवू कुछ पूछ ही पाता इससे पहले फेनरीर फिर भाग गया। फेनरीर के इस अजीब तोहफे के बाद सीवू समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर क्या चल रहा है। उसी समय हरक्यूल्स गुस्से में बोला कि क्या उसने उसे फेनरीर को हराने का तरीका नहीं सिखाया था। सीवू ने कहा कि वो इसलिए पूछ रहा है क्योंकि उसे समझ नहीं आया। हरक्यूलिस ने याद दिलाया कि उसने पहले ही समझाया था कि फेनरीर का वीक स्पॉट उसके साइड्स हैं और अगर उसकी टेल पकड़ ली जाए तो वो अपनी फुल पावर नहीं इस्तेमाल करेगा, लेकिन लड़ाई में ये सब काम नहीं आया। हरक्यूल्स ने उंगली उठाते हुए कहा कि इसका कारण सिर्फ एक है, तू कमजोर है। सीवू ने कहा कि ये पहले ही बता दिया होता तो वो लगभग मरता नहीं। हरक्यूल्स ने कहा कि कौन सोच सकता था कि सीवू इतना कमजोर निकलेगा। सीवू ने मुंह फेर कर कहा कि अब इस बात का कोई फायदा नहीं, उसे उसकी लेवल के हिसाब से स्ट्रैटेजी चाहिए, न कि हरक्यूल्स की अपनी कॉम्बैट टेक्निक्स। हरक्यूल्स रो पड़ा और बोला कि ये अन्याय है, वो इसे स्वीकार नहीं कर सकता। फिर उसने अपने मांसपेशियां फ्लेक्स करके कहा कि उसकी मसल्स भी कह रही हैं, ये अनफेयर है। सीवू ने राहत की सांस ली कि आखिर में सब ठीक हो गया, वरना वो वाकई मर सकता था। लेकिन सबसे बड़ा झटका ये था कि पूरी डंजन बैटल की रिकॉर्डिंग मिट गई, जिसमें सिर्फ फेनरीर ही नहीं बल्कि हान चेरिन भी थी। वो वीडियो कम से कम मिलियन व्यूज लाता और उसे बड़ा फायदा होता, लेकिन अब वो हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। सीवू ने गहरी सांस छोड़ी और इस दुखद हालात के बारे में सोचा। तभी पास से आवाज आई और उसे लगा कि फेनरीर वापस आ गया है। सीवू के बिस्तर तक पहुंचने से पहले ही फेनरीर अचानक रुक गया और कांपने लगा, जिससे सीवू हैरान हो गया। इस बीच हरक्यूल्स खुद से बड़बड़ा रहा था, यह अनफेयर है, ये बिल्कुल अनफेयर है। अचानक हरक्यूल्स को महसूस हुआ कि कोई उनके पास आया है और वो मुड़ गया, लेकिन सीवू उस अजनबी को देख भी पाता उससे पहले ही फेनरीर वहां से भाग गया। सीवू समझ गया कि क्या हो रहा था, क्योंकि वे पहले लड़ चुके थे। फेनरीर को जरूर हरक्यूल्स याद आ गया होगा। नीचे देखते हुए सीवू ने एक कबूतर को अपनी तरफ लेटा हुआ देखा और सोचा कि इसका मतलब क्या था। क्या फेनरीर इसे लाया था? सीवू ने कबूतर को छुआ और उसे उठने का आदेश दिया। जैसे ही सीवू ने हाथ हटाया, कबूतर उछलकर खड़ा हो गया और फिर जम गया। फिर वो तेजी से इधर उधर देखने लगा
ताकि समझ सके कि अभी क्या हुआ। ये तब तक चलता रहा जब तक कबूतर की नजर सीवू से नहीं मिली। सीवू को देखकर कबूतर डर गया और तुरंत खिड़की से बाहर उड़ गया। हरक्यूल्स ने पूछा कि फेनरीर कहाँ से आया था और यह किस तरह का कबूतर था। सीवू ने माना कि उसे खुद भी यकीन नहीं है, लेकिन शायद फेनरीर इसे उसके लिए खाने के लिए लाया था। हरक्यूल्स ने पूछा कि क्या उसने सच में ये कबूतर लाया, लेकिन फेनरीर तो बिल्ली भी नहीं है, तो क्यों? सीवू ने उत्तर दिया कि उसे भी नहीं पता। फिर भी अगर फेनरीर सीवू के लिए कुछ लाता है तो क्या इसका मतलब नहीं कि ये जानवर उसकी प्रे हैं? सीवू ने सुझाव दिया कि फेनरीर शायद दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। हरक्यूलिस ने पूछा, क्या सच में ऐसा है? अगर वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता तो उन्हें तुम्हारे पास क्यों लाता है? क्या वो चाहता है कि तुम उन्हें मारो? सीवू ने कहा कि वो पक्का नहीं जानता। फिर हरक्यूल्स ने मुख्य सवाल पूछा, फेनरीर पहली जगह आया कहाँ से और वो तुम्हें जानवर क्यों लाता है? सीवू ने हरक्यूलिस को बताया कि उसने कैसे फेनरीर की बातों को समझा और कैसे उसने एस रैंक डंजन को नष्ट कर दिया था। इससे हरक्यूल्स को लगभग समझ आ गया कि क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी एक बात वो नहीं समझ पाया, फेनरीर उसकी डायमेंशन में आया कैसे और यहाँ एग्जिस्ट कैसे कर सकता है। सीवू ने माना कि ये बात उसे भी रोचक लगती है। फिर उसने हरक्यूल्स से पूछा, क्या तुम ही वो अकेले नहीं हो जिन्हें नहीं पता कि यहाँ कैसे पहुंचा जाए? हरक्यूल्स ने चिड़चिड़ाकर कहा कि यह बकवास है, हमारी डायमेंशंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। सीवू ने पूछा, तो फिर फेनरीर आया कहाँ से? हरक्यूलिस जवाब नहीं दे पाया। सीवू ने निष्कर्ष निकाला, तो ये सच है, तुम ही वो अकेले हो जो ये नहीं जानते। हरक्यूलिस रोने लगा, ये सच नहीं है सीवू, मुझ पर भरोसा करो, ये सब बहुत अनफेयर है। उसने अपने मसल्स फ्लेक्स किए और कहा, देखो ये भी कह रहे हैं कि ये अनफेयर है। मामला खत्म करने के लिए सीवू ने अनिच्छा से उसकी बात मान ली। हरक्यूल्स ने पूछा, क्या इसका मतलब है कि तुम ड्रैगन्स डाउनवर्ड स्ट्राइक के बाद भी जीवित बच गए, और सबसे जरूरी, तुमने उसे इस्तेमाल कैसे किया? सीवू को जवाब नहीं सूझा और उसने कहा कि शायद वो लकी था, लेकिन हरक्यूल्स ने ठीक नहीं माना। मेरे ड्रैगन्स डिसेंडिंग ब्लो को लक से कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। चूंकि वे इसी टेक्निक की बात कर रहे थे, सीवू ने पूछा, तो तुमने मुझे अगली टेक्निक क्यों नहीं सिखाई? हरक्यूलिस ने कहा, असल में वो मुश्किल नहीं, लेकिन क्या तुम्हें मुझे बदले में कुछ नहीं देना चाहिए? सीवू ने कहा कि वो समझ गया। उसने वादा किया, मैं तुम्हारे गॉड चैनल के अगले वीडियो के लिए कंटेंट दूंगा। हरक्यूलिस चिल्लाया, यही उम्मीद करता हूं मैं अपने टीचर से। सीन चेंज, पैंडेमोनियम हेडक्वार्टर्स। कहीं और एक ग्राहक ने बॉस को बताया कि उन्हें नया ऑर्डर मिला है। टारगेट का नाम सीवू था और वो एक डी क्लास हंटर था। बॉस ने अपना गिलास मेज पर पटका और लड़कियों को बाहर जाने को कहा। लड़कियां तुरंत ओबे करके निकल गईं। बॉस मुस्कुराया और पूछा, क्या वो सच में डी क्लास हंटर है? कस्टमर ने कहा, हाँ। बॉस ने पूछा, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं पैंडेमोनियम का टॉप लीडर म्यूंग जिवांग, क्या तुम्हें पैंडेमोनियम कोई मजाक लगता है? कस्टमर ने कहा कि सीवू एक अनयूजुअल डी रैंक हंटर है। म्यूंग जिवांग ने गुर्राकर कहा, डी रैंक तो वीक ही होता है, ये कैसी बकवास है? कस्टमर ने कहा, आप जैसे आदमी को पता होगा कि हाँ, चेरिन ने हाल ही में एस रैंक डंजन क्लियर किया है। विस्की डालते हुए म्यूंग जिवांग बोला, हाँ, इंटरनेट पर हर जगह यही था। कस्टमर ने कहा, सीवू भी उस डंजन में शामिल था। म्यूंग जिवांग ने पूछा, क्या तुम उस घटिया डी रैंक वाले कचरे की बात कर रहे हो? कस्टमर ने माना कि उसे डिटेल नहीं पता, लेकिन सीवू ही वो था जिसने हाँ चेरिन की मदद की थी। म्यूंग जिवांग ने पूछा, ऑर्डर क्या है? कस्टमर ने उसे ऑर्डर बताया। कैसे पूरा करना है वो महत्वपूर्ण नहीं था, बस इतना कि ये एक वीआईपी ऑर्डर था। ये सुनते ही म्यूंग जिवांग बोला, मैं ये ऑर्डर पूरा नहीं कर सकता। उसने विस्की का एक घूंट लिया, फिर बोला, क्योंकि ली मिंजंग ने अपना मूव कर दिया है। कस्टमर चौंक गया, इंस्पेक्शन ब्यूरो की ह्यूमन बुचर? वही? म्यूंग जिवांग बोला, मुझे नहीं पता उसने क्या ढूंढा है, लेकिन हाल में वो हमें बहुत परेशान कर रही है। कस्टमर ने पूछा, पैंडेमोनियम का हेड एक सिंपल सिक्योरिटी गार्ड से डर रहा है? म्यूंग जिवांग गर्जा, मूर्ख, अगर उसने पकड़ लिया तो बचकर निकलना नामुमकिन है। उसने आगे बताया, कोरिया में नया ब्रांच मैनेजर आया है और वो भी अभी भारी स्तर का। मैं शुरुआत में ही मुसीबत नहीं चाहता। कस्टमर चौंक गया, क्या वो स्कार लेवल मैनेजर है? पैंडेमोनियम के लीडर्स 5 स्तरों में होते हैं, टियर, फ्रैक्चर, क्रैक, स्कार, ब्रूज। अफवाह है कि पैंडेमोनियम का असली हेड, जिसकी पहचान कोई नहीं जानता, ने 13 हीरोज में से एक रेड शैडो को मार डाला था। जो रेड शैडो के साथ लड़कर सिर्फ स्कार्स के साथ बच जाए, वो स्कार लेवल लीडर बन सकता है। इसका मतलब क्या कोरिया में एक स्कार लेवल लीडर काम कर रहा है? म्यूंग जिवांग ने इसकी पुष्टि की और कहा कि ये बात किसी को नहीं बतानी। कस्टमर ने सिर हिलाया और म्यूंग जिवांग विस्की पीता रहा। कुछ देर की चुप्पी के बाद ग्राहक ने वादा किया कि वो इंस्पेक्शन ब्यूरो में उनकी मदद करेगा। म्यूंग जिवांग ये सुनकर हैरान रह गया। क्लाइंट ने यह भी कहा कि वे पैंडेमोनियम को कोरिया में स्थापित होने में मदद करेंगे। दूसरे शब्दों में, वे नए ब्रांच मैनेजर को उस पद पर अपना प्रभाव जमाने में मदद करेंगे। यही उसकी डील थी। इसके अलावा यह म्यूंग जिवांग के लिए उस नए मैनेजर की नज़र में अच्छा बनने का बेहतरीन मौका था। म्यूंग जिवांग ने नोट किया कि इस केस में ये वीआईपी ऑर्डर नहीं बल्कि सुपर वीआईपी ऑर्डर था। वो मुस्कुराया और पूछा, शर्तें क्या हैं? ग्राहक ने कहा कि वे सीवू को मार नहीं सकते। म्यूंग जिवांग ने गिलास कुचल दिया और बोला,
मतलब मैं उसके हाथ पैर काट सकता हूँ। कुछ समय बाद ट्रेनिंग के बाद उसकी सुपर स्ट्रेंथ 0.4% बढ़ी और उसकी डिवाइन मार्शल आर्ट्स 0.05% बढ़ी। इससे सीवू समझ गया कि घायल अवस्था में ट्रेनिंग करने से उसकी प्रगति बहुत धीमी हो रही है, लेकिन कम से कम उसके स्टैट्स अभी भी बढ़ रहे थे। अचानक एक चीज सीधा सीवू के पैरों के पास गिरी और वो चीज एक बेहोश खरगोश था। सीवू सोचने लगा कि फेनरिर को ये खरगोश कहाँ से मिला होगा, और ज्यादा सही कहें तो शहर के बीचों बीच फेनरिर खरगोश कहाँ से ढूंढ सकता है। उसके बाद कई दिन बीत गए और सीवू को लगा कि फेनरिर जल्द ही शांत हो जाएगा, लेकिन अगले दिन सीवू ने पूरा का पूरा हिरन पाया और उसके अगले दिन फेनरिर उसे एक ईगल लाकर दे गया। सीवू डर गया कि आगे वो क्या लेकर आएगा और आखिर ये सब पकड़ कैसे रहा है। क्या अगले दिन उसके पास कोई भालू होगा? कुछ समय बाद अस्पताल में सीवू ने वार्ड का दरवाजा खोला और उसकी हैरानी की बात दरवाजा किसी चीज से टकरा गया। जब उसने देखा कि वो क्या था, सीवू हैरानी से चिल्ला पड़ा, क्योंकि इस बार फेनरिर सच में पूरा का पूरा भालू ले आया था। फेनरिर की संतुष्ट आंखों में देखकर सीवू को मानो सुनाई दिया, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। सीवू समझ गया कि फेनरिर इससे भी खराब कुछ करने से पहले उसे कोई कदम उठाना होगा। एक हफ्ते बाद सीवू के घर पर अंदर आते ही सीवू ने सीओ आ से कहा कि वो वापस आ गया। सीओ आ ने उसे इतनी जल्दी देखकर पूछा कि क्या वो ठीक है। सीवू ने कहा कि वो ठीक है और हाथ हिलाकर बताया कि ये चोट उतनी गंभीर नहीं थी, लेकिन असल में अगर हाथ चेरिन उसे डंजन से अस्पताल ना ले जाती तो वो वहीं मर जाता। सीवू ने कहा कि इससे ज्यादा जरूरी है पूछना कि सीओ आ कैसी है, क्या वो उसकी दवा समय पर ले रही थी, क्या उसने कोई डोज मिस तो नहीं की सिर्फ इसलिए कि वो घर पर नहीं था। सीओ आ ने मुंह फेर लिया और कहा कि वो ऐसी चीजें नहीं करती। सीवू ने पूछा कि क्या उसने हर्बल मेडिसिन की एक भी डोज नहीं छोड़ी। हर्बल मेडिसिन सुनते ही सीओ आ ने अपना मुंह और पेट पकड़ लिया, मतली दबाने की कोशिश करते हुए बोली, उनके बारे में सोचते ही पेट उलट जाता है। सीवू को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि सीओ आ अभी भी ठीक नहीं थी। इसका मतलब था कि उसे अभी डिवाइन आर्ट ऑफ मेडिसिन की मास्टरी और बढ़ानी होगी। सीवू को याद आया कि उसने सीओ आ से कुछ पूछना था, जिससे उसकी बहन थोड़ा क्यूरियस हो गई। सीवू ने पूछा, क्या तुम्हें पपीज पसंद है? सीओ आ ने सोचा कि वो अचानक ये क्यों पूछ रहा है। फिर उसने एक पपी को दरवाजे के पीछे से झांकते देखा और पूछा, क्या तुम पपी लाए हो? सीवू को अजीब लगा और वो कोई बहाना सोचने लगा। अचानक सीओ आ ने कहा, ये कितना क्यूट है, और पपी के साथ खेलने लगी। सीवू ने उसे सावधान रहने को कहा। सीओ आ को हैरानी हुई, क्यों? सीवू ने पूछा, अगर ये तुम्हें काट ले तो? सीओ आ ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और बोली, ये टाइनी पॉज किससे चोट पहुंचाएंगे? उसे क्या पता, अगर ये पपी काट ले तो दुनिया ढह जाए। सीओ आ ने पूछा, इस पपी का नाम क्या है? सीवू ने कहा, फेन, लेकिन फेनरिर की ऑमिनस नजर देखकर वो रुक गया, क्योंकि उसका भाई नाम नहीं बता रहा था। सीओ आ ने खुद पपी का नाम चुनने का प्रस्ताव दिया। सीवू ने उसे अनुमति दे दी। सीओ आ ने पपी की ओर मुड़कर पूछा, कैसा रहेगा नाम? चेरिश। सीवू इस नाम से थोड़ा हैरान हुआ। फेनरिर के लिए चेरिश? सीओ आ ने पूछा, तुम्हें नाम पसंद आया? सीवू ने कहा कि उसे खास पसंद नहीं, लेकिन फेनरिर की धमकी भरी आंखें देखकर वो वाक्य पूरा नहीं कर पाया। सीवू सोचने लगा कि क्या सीओ आ को लोगों को नाम देने का तरीका नहीं आता। सीओ आ ने चेरिश से पूछा, तुम्हें अपना नया नाम पसंद आया? फेनरिर या अब चेरिश ने पूंछ हिलाना शुरू कर दिया। सीओ आ को यकीन हो गया कि उसने सही नाम चुना है। सीवू पूरी तरह उलझ गया। क्या फेनरिर को सच में चेरिश नाम पसंद आया, या उसने इतनी जल्दी इंसानी दुनिया में सर्वाइवल सीख लिया? क्योंकि किसी ने विरोध नहीं किया, सीओ आ ने पपी से कहा, अब से तुम्हारा नाम चेरिश है, और उसने उस खुश पपी को गले लगाया। ये देखकर सीवू मुस्कुरा दिया, क्योंकि आखिरकार ये बुरा नहीं था कि सीओ आ ने फेनरिर को एक अच्छा नाम दे दिया। सीओ आ हंस पड़ी क्योंकि चेरिश उसे गुदगुदी कर रहा था। एसएच हंटर्स गिल्ड हेडक्वार्टर्स के लोअर फ्लोर जिम में सीवू ने देर से आने के लिए माफी मांगी। टेबल पर बैठते हुए हान चेरिन ने कहा कि जैसा उसने वादा किया था, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करके शुरू करना चाहिए। डिपॉजिट काटने के बाद ये कुल 9 बिलियन बनता था। चेरिन ने दोबारा पूछा, क्या ये सही है? फिर उसने कहा कि सीवू अपने खाते में चेक कर ले, क्योंकि पैसे आ चुके होंगे। सीवू ने अपना फोन उठाया और 9 के साथ 90 देखकर ट्रांसफर की पुष्टि कर दी। अब उसका बैलेंस था 10,614,345,001, यानी 10.6 बिलियन वन। इतने पैसों में 4 लोगों का परिवार 207 साल तक आराम से जी सकता था। ट्यूशन फीस की बात पर हान चेरिन ने पूछा कि क्या उन्हें बातचीत आगे बढ़ाने से पहले सीवू की स्वॉर्ड हैंडलिंग देख सकती है। सीवू ने सहमति दी, आप पहले देख लीजिए फिर डिसाइड कर लेना। असल में सीवू खुद भी नहीं जानता था कि हान चेरिन से कितना चार्ज करना चाहिए, और ये भी नहीं कि हाँ चेरिन कितना देना चाहती है, तो बेहतर था कि फैसला चेरिन खुद करे। डेमोन्स्ट्रेशन शुरू होने पर सीवू ने पूछा कि क्या वो एक ट्रेनिंग शॉट उधार ले सकता है। तलवार निकालते हुए सीवू ने कहा, अभी मैं आपको सिर्फ 3 शॉट टेक्निक्स ही दिखा सकता हूँ। चेरिन 3 टेक्निक्स सुनकर हैरान हुई। सीवू ने समझाया कि उसने वही टेक्निक्स चुनी है जो शायद चेरिन को सूट करें, लेकिन सिर्फ एक चुनना उसके लिए मुश्किल था। इसी वजह से वो चाहता था कि हान चेरिन खुद अपनी पसंद की टेक्निक चुने। शुरू में सीवू ने सोचा था कि तीनों सब्सक्राइब करके चेरिन को तीनों स्टाइल्स दिखा दे, लेकिन सब्सक्रिप्शंस बहुत महंगी थी और हर नए सब्सक्रिप्शन का प्राइस पिछले से ज्यादा हो जाता था। इसीलिए वो ट्रेलर्स देखकर यहाँ आया था। अब सीवू सोच रहा था कि क्या वो ये सब ठीक से दिखा पाएगा। सीवू ने तलवार उठाई, ब्लेड पीछे खींची और कहा,
पहली सॉर्ड स्टाइल, डिवाइन सॉर्ड, स्प्लिटिंग द हेवंस। सीवू ने एक कदम लिया और तलवार नीचे लहराई जिससे एक ब्लूइश ऑरा निकली। चेरिन उसकी सॉर्ड स्किल देखकर दंग रह गई। उसे तो पता भी नहीं चला कि तलवार चली कैसे। सीवू ने फिर तलवार उठाई और इस बार थोड़ा धीमा वार किया। धीमी टेक्निक भी उतनी ही विनाशकारी थी। हान चेरिन तलवार के प्रेशर में हिल भी नहीं पा रही थी। इस बार वार धीमा था, फिर भी उसकी ताकत चेरिन को जकड़ रही थी। पहली टेक्निक दिखाने के बाद सीवू ने अपनी स्टांस बदली और प्योर ऑरा छोड़ते हुए कहा, अब मैं दिखाऊंगा सॉर्ड दैट किल्स ड्रैगन्स टेक्निक। अगले ही पल सीवू ने तलवार से तेज स्विंग्स की एक श्रृंखला बनाई। उसके तुरंत बाद उसकी तलवार से एक ऐसी दहाड़ सी ऑरा निकली जैसे कोई असली ड्रैगन हो। ये देखकर हान चेरिन कांप उठी। वो इंस्टिंक्टिव डर महसूस कर रही थी। और फिर सीवू ने कहा कि अब आखिरी टेक्निक टाइची सॉर्ड स्टाइल। जैसे ही सीवू ने ताइची स्टेंस में तलवार उठाई, चेरिन का मुंह खुला रह गया। यह टेक्निक मानो ब्रह्मांड की उत्पत्ति समेटे हुए लग रही थी। सीवू की तलवार के चारों ओर फायर, वाटर, वुड, मेटल, अर्थ जैसे 5 एलिमेंट्स इकट्ठा हो रहे थे। आखिर में सीवू ने तलवार को एक आर्क में घुमाते हुए अंधकार को चीर डाला। सीवू ने कहा कि उसका डेमोन्स्ट्रेशन पूरा हुआ और यही 3 सॉर्ड टेक्निक्स थीं जो वो उसे सिखा सकता था। सीवू ने पूछा, इनमें से तुम्हें कौन सी तकनीक सबसे ज्यादा पसंद आई? उधर एसएच हंटर गिल्ड हेडक्वार्टर्स के सामने म्यूंग जिवांग की धैर्य की सीमा खत्म हो रही थी। सीवू अभी तक बाहर नहीं आया था। पैंडेमोनियम के एक सदस्य ने कहा कि उसने कोई मूवमेंट नहीं देखी। बॉस ने पूछा, वो अंदर इतनी देर क्या कर रहा है? कहीं सीवू हान चेरिन को कोई सर्विस तो नहीं दे रहा? वो देखने में बेवकूफ लगता है, लेकिन शायद बिस्तर में बिल्कुल अलग हो। पैंडेमोनियम सदस्य ने पूछा, क्या हम ऐसे ही इंतजार करते रहेंगे? म्यूंग जिवांग कुछ देर सोच में पड़ा, फिर उसे कुछ याद आया। होंठ चाटते हुए उसने पूछा, सीवू की एक छोटी बहन नहीं है? पैंडेमोनियम सदस्य ने चेतावनी दी, अगर हमने आउटसाइडर्स को इसमें घसीटा और इंस्पेक्शन ब्यूरो को पता चला तो ली मिंजंग आ जाएगी। म्यूंग जिवांग ने कहा, टेंशन मत ले, इस बार ऊपर से सपोर्ट मिला हुआ है, कुछ नहीं होगा। और अगर वे उसकी बहन के साथ मजाक करेंगे तो सीवू खुद गुस्से में दौड़ा आएगा, उन्हें इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। उधर जिम में हान चेरिन शॉक में जम गई थी। सीवू ने उसका नाम लेकर आवाज दी, लेकिन चेरिन तब तक जवाब नहीं देती जब तक सीवू ने थोड़ा जोर से नहीं पुकारा। हिसाब में लौटते ही चेरिन ने पूछा, क्या बात है? सीवू ने दोबारा पूछा, तीनों टेक्निक्स में से तुम्हें कौन सी पसंद आई? चेरिन इस चुनाव से घबरा गई और कुछ सोचने लगी। जब वो चुप रही, सीवू ने उसे एक ट्रेनिंग सॉर्ड दी और कहा, अगर तुम चुन नहीं पा रही तो पहले तीनों टेक्निक ट्राई कर लो। हान चेरिन ने पूछा, क्या मैं सच में? नर्वस होकर चेरिन पहली स्टांस में खड़ी हुई और गहरी सांस ली। फिर उसने पूरी कोशिश की कि सीवू की मूवमेंट्स दोहरा पाए। उसकी मूवमेंट्स लगभग आइडेंटिकल थीं, लेकिन कुछ कमी थी। टेक्निक रिपीट करते करते चेरिन सांस फूल गई। उसने अपनी हथेली देखी और पूछा, क्या मैं कुछ मिस कर रही हूँ? फिर वो सोच में पड़ गई। सीवू ने ऑकवर्ड मुस्कान के साथ कहा कि वो बेहतर होगा कि बाकी टेक्निक्स भी ट्राई करे, क्योंकि उसे जितनी जल्दी हो सके हान चेरिन को सिखाना ही था, तभी उसे पेमेंट मिलेगी। कुछ देर बाद जिम के बाहर हरक्यूलिस ने सीवू से कहा, ये तो साफ है कि वो तुम्हारे साथ पेस नहीं रख पाएगी। साधारण लोग हमारी पावर्स से कम्पीट नहीं कर सकते। सीवू फुसफुसाया, लेकिन मैं तो कर पाया था और तुम्हारी मदद से डिवाइन मार्शल आर्ट सीख भी रहा हूँ। हरक्यूलिस बोला, वो इसलिए क्योंकि तुम मेरी पावर को इस्तेमाल कर सकते हो। सीवू ने पूछा, और इसमें फर्क क्या है? हरक्यूलिस ने पूछा, तुम्हें याद है पहली बार जब तुमने मुझसे डिवाइन मार्शल आर्ट सिखाने को कहा था, मैंने क्यों मना किया था? सीवू बोला, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम बहुत लेजी हो। हरक्यूलिस ने उसका चेहरा पकड़ा और कहा, मेरा मतलब वो नहीं था। ये सुनकर सीवू सोच में पड़ गया। उसे याद आया कि हरक्यूलिस ने कहा था, सिर्फ वही लोग मेरी मार्शल आर्ट सीख सकते हैं जो मेरी सुपर पावर्स को समझते हैं। हरक्यूलिस ने पूछा, और उसके बाद क्या हुआ? सीवू बोला, उस समय मेरी मेंटल स्टेट भी वर्स्ट थी। हरक्यूलिस ने कहा, हाँ बिल्कुल यही कहा था मैंने। और फिर वो सोच में डूब गया। एक सेकंड बाद हरक्यूलिस ने कहा कि उसका मतलब वो नहीं था। हरक्यूलिस ने सीवू को समझाया कि जैसे डिवाइन मार्शल आर्ट सीखने के लिए एक खास नींव चाहिए होती है, वैसे ही दूसरे गॉड्स की टेक्निक सीखने के लिए भी एक फाउंडेशन जरूरी है। और क्योंकि इस लड़की हान चेरिन को कोई बेसिक्स नहीं आते, वो उन टेक्निक्स को दोहरा ही नहीं सकती। लेकिन फिर भी ये तथ्य कि वो सीवू की मूवमेंट्स के साथ पेस रख पाई, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। सीवू ने पूछा, तो इसका मतलब यही कारण है कि मैं बिना गॉड चैनल्स को सब्सक्राइब किए टेक्निक्स इस्तेमाल कर पा रहा हूँ? हरक्यूलिस ने सुझाव दिया कि सीवू एक एक्सेप्शन है। इसके अलावा सीवू ने पहले बताया था कि उसके पास कोई ट्रेट नहीं था, लेकिन वो अवेकेंड तो हुआ था, है ना? सीवू ने ये बात स्वीकार की और पूछा कि हरक्यूलिस ये सब अचानक क्यों पूछ रहा है। हरक्यूलिस ने कहा कि उसके हिसाब से सीवू के पास कोई ट्रेट न होना खुद एक ट्रेट है। पिछली बार उसने कहा था कि सिर्फ गॉड चैनल्स को सब्सक्राइब करना डिवाइन पावर्स पाने के लिए काफी नहीं है। ज्यादा सही तरीके से कहें, किसी भी प्राणी की एसेंस को रीराइट करना नामुमकिन है। एक यूनिकनेस ट्रेट को दूसरी यूनिकनेस से छुपाना असंभव है। ये उनकी अस्तित्व की सच्चाई को ही नकारने जैसा होगा। लेकिन सीवू शुरू से ही एक ब्लैंक स्लेट था, कोई इनेट ट्रेट नहीं, और इसी वजह से वो बिना किसी दिक्कत के दूसरे गॉड्स की पावर्स को अब्सॉर्ब कर सकता है। यही एकमात्र एक्सप्लेनेशन है सीवू की ताकतों का। और क्या यही वजह नहीं कि उसे गॉड ट्यूब तक पहुंच मिली? हरक्यूलिस ने पूछा कि सीवू इस बारे में क्या सोचता है। सीवू ने पूछा, तो इसका मतलब मेरे अलावा कोई भी गॉड ट्यूब की कैपेबिलिटीज नहीं सीख सकता? हरक्यूलिस ने कहा कि शायद यही सच है। ये सुनकर सीवू स्तब्ध रह गया।
क्योंकि इसका मतलब था कि वो हान चेरिन को सिखा ही नहीं सकता और उसकी मंथली मिलियंस वाली इनकम खत्म हो जाएगी। अचानक हरक्यूल्स ने कहा, लेकिन ये समस्या नहीं रहेगी अगर तुम अपने खुद के टेक्निक्स बनाकर उन्हें सिखाओ। सीन शिफ्ट सीवू के घर के दरवाजे पर। पैंडेमोनियम का सदस्य सीवू के घर के सामने खड़ा सोच रहा था, क्या वाकई ये आदमी यहीं रहता है? उसने डोर हैंडल पकड़ा, उसे जोर से खींचा और हैंडल अलग हो गया, दरवाजा खुल गया। पैंडेमोनियम मेंबर सीधे घर में घुस गया। कमरे में पहुंचकर उसने सीवू की छोटी बहन सीओआ को सोते हुए देखा। उसे देखते ही वो बोला, लड़की तो काफी प्यारी है। वो धीरे धीरे सोती हुई सीओआ की ओर बढ़ने लगा, सोचता हुआ, वैसे भी हमें सीवू को बाहर निकालकर निपटना है, तो तब तक इस लड़की के साथ थोड़ा मजा ही सही। अचानक उसे एक क्रीकिंग साउंड सुनाई दिया। अंदर आते समय उसने लड़की के अलावा किसी को नहीं देखा था, तो ये आवाज कहाँ से आ रही थी? नीचे झुककर देखने पर उसे एक ग्रॉलिंग डॉग दिखाई दिया। वह चौंक गया। उधर सीवू ने हरक्यूलिस से पूछा, क्या इसका मतलब है कि अगर मैं हान चेरिन को सिखाऊं तो तुमने जो कहा वो सब इरेलेवेंट हो जाएगा? हरक्यूल्स ने जवाब दिया, जैसा मैंने कहा, लोग डिवाइन टेक्निक्स नहीं सीख सकते। समस्या हमारे पावर्स में है, लेकिन अगर तुमने खुद कुछ सीखा है और उसे अपनी तरह रिक्रिएट करके किसी को सिखाते हो तो समस्या नहीं होगी। सीवू ने कहा कि वो तो हान चेरिन को गॉड ट्यूब वाली टेक्निक सिखा रहा है, तो अगर मैं ऐसा करता रहा क्या हान चेरिन कभी नहीं सीख पाएगी? हरक्यूलिस ने कहा, सीवू द्वारा चुने गए लोगों में एक एक्सेप्शन होगा, ताइजी मास्टर जंग सानफेंग। ताइजी मास्टर जंग सानफेंग की टेक्निक मार्शल आर्ट्स की बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसने हरक्यूलिस की अपनी मार्शल आर्ट्स बनाने में भी मदद की थी। अगर सीवू ने उसका चैनल सब्सक्राइब किया तो वो ताइजी सीख पाएगा और ताइजी को फाउंडेशन बनाकर अपनी फ्यूचर टेक्निक्स भी बना पाएगा। हालांकि वो डिवाइन टेक्निक्स सीधे नहीं सिखा सकता, लेकिन वो अपनी खुद की वर्जन्स बना सकता है और उन्हें लोगों को सिखा सकता है, क्योंकि वे अब डिवाइन टेक्निक्स नहीं होंगी, वो सीवू की अपनी टेक्निक्स होंगी। दूसरे शब्दों में सीवू एक फिल्टर की तरह काम करेगा। सीवू ने पूछा, तो अगर मैं ताइजी सीखूं तो मैं डिवाइन आर्ट्स को अपनी ट्रेनिंग में शामिल कर सकता हूं? हरक्यूल्स ने तुरंत ये बात कंफर्म की। सीवू सोच में पड़ गया। नई कॉम्बैट टेक्निक बनाना आसान नहीं होगा, लेकिन इससे उसकी समस्या हल हो सकती थी। कुछ देर सोचने के बाद सीवू ने हरक्यूल्स को धन्यवाद दिया। हरक्यूलिस ने कहा, सिर्फ शुक्रिया मत कहो, अगर सच में ग्रेटफुल हो तो मुझे एक चीज बता सकते हो? हरक्यूलिस ने गला साफ किया और पूछा, वो वीडियो आइडिया जो तुमने कहा था, क्यों नहीं बताते? सीवू ने वादा किया कि जैसे ही वो अपने सारे काम निपटा लेगा वो उसे बता देगा। अगले वीडियो का आइडिया उससे भी ज्यादा जटिल था। हरक्यूल्स ने सीवू से कहा कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है और थोड़ी देर बाद बस का दरवाजा खुल गया। घर की तरफ चलते हुए सीवू सोच रहा था कि एक टेक्निक बनाना बिल्कुल आसान नहीं होगा, लेकिन डिवाइन मार्शल आर्ट सीखना भी खुद में मुश्किल था। सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो हान चेरिन के लिए ची बेस्ड टेक्निक कैसे बनाएगा। दरवाजे तक पहुंचते ही सीवू ठिठक गया। डोर हैंडल पूरी तरह से टूटा हुआ था। सीवू गुस्से से भर गया। किसी ने उसके घर में घुसपैठ की थी और वहां उसकी बहन थी। बिना समय गवाए सीवू घर में घुसा और सीधे सीओआ के कमरे की ओर भागा। कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि सीओआ अब भी शांति से सो रही थी। वो राहत की सांस ली, उसकी बहन सुरक्षित थी। तभी उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। फेनरीर ने घुसपैठिए को हरा दिया था और अपने मालिक को देखकर खुशी से पूंछ हिला रहा था। अपराधी को देखकर सीवू सोचने लगा कि कौन था ये आदमी जो उसके घर में घुसने की हिम्मत कर गया। सीवू ने चेरिश को सीओआ को बचाने के लिए धन्यवाद कहा और उसे प्यार से सहलाया। उसने इस आदमी का चेहरा पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसकी ऑरा बताती थी कि वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक अवेकेंड था। सीवू को नहीं पता था कि वो यहाँ क्यों आया, लेकिन एक बात साफ थी, वो अच्छे इरादों से नहीं आया था। सीवू ने चेरिश को उठाया और उसे फिर धन्यवाद दिया कि उसने उसकी बहन को बचाया। फिर उसने फेनरीर से माफी मांगी और पूछा कि क्या वो कुछ देर और घर पर नजर रख सकता है। चेरिश ने भौंककर कहा कि वो सीओआ की रक्षा के लिए तैयार है। इसके बाद सीवू अचानक गंभीर हो गया। अब घुसपैठिए से निपटने का समय था। कुछ देर बाद पैंडेमोनियम का वो सदस्य जिसने सीवू के घर में घुसपैठ की थी, अचानक एक अज्ञात जगह में कुर्सी से बंधा हुआ होश में आया। होश आने पर उसका पहला सवाल था, वो आखिर है कहाँ? सीवू ने पूछा कि इतनी जल्दी होश आ गया क्या? पैंडेमोनियम सदस्य सीवू की आवाज सुनकर चौंक गया और पूछा कि उसने उसका नाम कैसे सुना। सीवू समझ गया यह आदमी उसका नाम जानता था। सीवू ने कहा कि वो उससे कुछ सवाल पूछेगा और उसे सिर्फ ईमानदारी से जवाब देना होगा, लेकिन अपराधी मुस्कुराया और सीवू को कमीना बेवकूफ कहा। इसके बाद उसने अपनी मसल्स तनाव दी और उसे बांधने वाली रस्सियां तोड़ दी। उसने कहा, क्या सच में लगा कि ये मुझे रोक लेंगी? सीवू ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि वो अच्छे इरादों से यहाँ नहीं आया था। जैसे ही वो खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, सीवू ने उसके कंधे पर जोर दिया और वो दर्द से चीख उठा, लेकिन उसकी चीख ज्यादा देर नहीं चली। सीवू ने दूसरे हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया और अपनी ताकत और ऑरा से उसे दबाता रहा, जिससे उसे भयानक दर्द होने लगा। सीवू ने चुप रहने का आदेश दिया, क्योंकि अगर सीओआ जाग गई तो वो उसे बिना सवाल पूछे मार देगा। अचानक सीवू को कुछ याद आया और उसने उस अवेकेंड आदमी के सीने पर एक घूंसा मारा। फिर सीवू ने उसकी शर्ट पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और कहा, मैं ऐसा इंसान नहीं जो उस पर भरोसा करे जिसके अभी भी सारे हाथ पैर सलामत हैं। इसके बाद एक तेज क्रंच की आवाज आई। कुछ समय बाद शहर के दूसरे हिस्से में पैंडेमोनियम के पहरेदार हैरान रह गए जब उन्होंने एक आदमी को उनकी ओर आते देखा। वो सीवू था। उसने अपने घायल किए गए पैंडेमोनियम सदस्य का शरीर उनके पैरों के सामने फेंक दिया। फिर सीवू उनकी ओर मुड़ा और पूछा,
म्यूंग जिवांग कहाँ है? गंजे आदमी ने पूछा। ये कमीना क्या बकवास कर रहा है? दूसरे ने कहा। ये तो पागलों जैसी बातें कर रहा है। पैंडेमोनियम सदस्य ने सीवू के कंधे पर हाथ रखा और कहा, शांत रहो और घर चले जाओ, वरना मुसीबत मोल लोगे। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हें पता है म्यूंग जिवांग कौन है? या तो गायब हो जाओ या अपनी जान दे दो। सीवू ने फिर पूछा, म्यूंग जिवांग कहाँ है? पैंडेमोनियम सदस्य गुस्से में बोला, मेरी बात अनसुनी कर रहा है, मार खाना चाहता है। अचानक सीवू ने उसका कॉलर पकड़ लिया और पूछा, वो कहाँ है? पैंडेमोनियम सदस्य ने कहा, मुझे छोड़ो, अभी छोड़ो। लेकिन उसकी हैरानी की बात, वो सीवू की पकड़ को हिला भी नहीं पाया। सीवू ने पूरा जोर लगाकर उससे मुक्का मारा। बाकी पैंडेमोनियम सदस्य हैरान रह गए, ये क्या कर रहा है? इसे पता भी है हम कौन हैं? उन्होंने एक साथ सीवू पर हमला किया, सोचकर कि ये ओवर कॉन्फिडेंट लड़का है और इसे सबक सिखाना जरूरी है। सीवू ने जमीन पर पैर पटका, फिर फाइटिंग स्टांस लिया और एक मुक्के में पहले आदमी को उड़ाया। फिर उसने दूसरे को चेहरे से पकड़कर साइड में फेंक दिया। फिर आखिरी आदमी के सामने रुककर उसकी आंखों में देखा और पूछा, अब बताओ म्यूंग जिवांग कहाँ है? हंटर इंस्पेक्शन ब्यूरो सोल ब्रांच में जुनसुआ ने कमांडर को रिपोर्ट दी, पैंडेमोनियम ने मूव कर लिया है। ली मिंजुंग हैरान हो गई और पूछा, उनकी लोकेशन का कोई पता? जुनसुआ ने कहा कि अभी तक नहीं पता, लेकिन उनके निशान साफ हैं, जल्द ही मिल जाएंगे। ली मिंजंग ने आदेश दिया, फोर्स स्क्वाड के सभी सदस्यों को तुरंत इकट्ठा करो और सभी संभव गार्डर्स से रीइंफोर्समेंट्स मांगो। जो चल भी नहीं सकते उन्हें भी बुलाओ। आदेश स्वीकार करके युंगसुआ दौड़ पड़ी। जैसे ही ली मिंजंग जाने लगी, किसी ने उसे रोका और उससे ड्यूटी के बीच में डिस्टर्ब करने के लिए माफी मांगी। डेप्यूटी ने कहा कि एक अर्जेंट असाइनमेंट आया है और कमांडर ली मिंजंग की वहां बहुत जरूरत पड़ेगी। ली मिंजंग ने कहा कि वो इस समय मदद नहीं कर सकती। डेप्यूटी ने कहा कि ये चीफ का विशेष आदेश है। ली मिंजंग चौंक गई और पूछा कि चीफ का आदेश क्यों? डेप्यूटी ने समझाया कि सांडुन में एक सी क्लास डंजन प्रकट हुआ है और उन्हें तुरंत वहां जाना चाहिए। ली मिंजंग ने पूछा कि क्या सच में उसे ही जाना है? क्या कोई और स्क्वाड नहीं भेज सकते? डेप्यूटी ने कहा कि अभी अभी उसने रीइंफोर्समेंट्स मांगे हैं। अगर वो चीफ का आदेश ठुकराती है तो चीफ इसे अनदेखा नहीं करेगा। वो उसके फैसले के नतीजों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। ली मिंजुंग गुस्से में दांत भींचकर बोली, मुझे परवाह नहीं, निकाल भी दे तो। डेप्यूटी ने चिल्लाया, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ गई। इस बीच सीवू का सामना पैंडेमोनियम के एक बड़े समूह से हुआ। पैंडेमोनियम मेंबर्स समझ नहीं पा रहे थे कि ये बदमाश यहाँ क्या कर रहा है और उसकी अकड़ के लिए उसे सबक सिखाना चाहते थे। इन लोगों में लगभग 100 लोग अवेकेंड लग रहे थे उनके अजीब दिखने के आधार पर। भले ही ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली थी, लेकिन सीवू को उन्हें सबक सिखाना ही था, क्योंकि उन्होंने उसकी बहन सीओआ को छूने की हिम्मत की थी। अगर वो उन्हें ऐसे ही जाने देता तो ये कमजोरी होती और ये कमीने फिर दोबारा उठ खड़े होते और अगली बार फिर उसकी बहन को निशाना बनाते। इसलिए वो इन्हें पूरी तरह से कुचलना चाहता था। ये लोग जंगली जानवरों जैसे थे और तर्क से ज्यादा प्रवृत्ति पर चलने वाले। सीवू को उनके अंदर ऐसा डर भरना था जो उनकी हड्डियों तक छप जाए, उसके नाम का जिक्र तक इन्हें कांपा दे, और उन्हें ऐसा सबक देना था कि वे दोबारा कभी उससे उलझने की हिम्मत न करें। भीड़ में से एक गुंडा चिल्लाता हुआ बाहर निकला और मुक्कों के साथ सीवू पर झपटा कि वो यहाँ कैसे आने की हिम्मत करता है, लेकिन उसकी आंखों को कोई हरकत दिखती उससे पहले ही सीवू खुद उस पर झपट गया। अगले ही पल उनके मुक्के टकराए, पर सीवू कहीं ज्यादा मजबूत था। पैंडेमोनियम सदस्य झटके से उड़कर वापस अपने ही समूह में गिर गया। इसके बाद पैंडेमोनियम वालों को एहसास हुआ कि ये कोई साधारण लड़का नहीं है। कुछ ने चिल्लाकर कहा कि वे जल्दबाजी में हमला न करें, उसे चारों ओर से घेरकर एक साथ हमला करें। बड़े समूहों की लड़ाइयों में वे आमतौर पर 3 से 5 लोगों के समूह में हमला करते हैं, लेकिन अगर लोग बहुत ज्यादा हों तो वे एक दूसरे की राह में आकर अपनी ही फॉर्मेशन बिगाड़ देते हैं। इससे ग्रुप अटैक का फायदा कम होकर 1-on-1 मुकाबले जैसा हो जाता है। लेकिन जब दर्जनों लोग एक बड़ी संगठित फॉर्मेशन में हमला करते हैं तो इसे फॉर्मेशन स्ट्रैटेजी कहा जाता है। व्यक्तिगत रूप से सीवू इस फॉर्मेशन को सही रणनीति कहने में शर्म महसूस करता, लेकिन ये अपराधी लोग इसे अभी भी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ये मनुष्यों से लड़ने वाले अपराधियों की बहुत आम आदत है, न कि मॉन्स्टर्स से लड़ने वालों की। जैसा जूग लियांग ने कहा था, दुश्मन की फॉर्मेशन तोड़ने की कुंजी उनके डोर ऑफ लाइफ और डोर ऑफ डेथ को पहचानना है। अपनी ताकत जुटाकर सीवू अचानक आगे की ओर दौड़ा, फिर उसने रफ्तार बढ़ाई और सामने के दुश्मनों को बॉलिंग पिन्स की तरह गिरा दिया। फॉर्मेशन आर्ट्स के कई प्रकार होते हैं, लेकिन सभी एक सिद्धांत पर चलते हैं। 16% हेवनली कोलिजन फॉर्मेशन की कमजोरी उसके किनारों में होती है और 12% अर्थ एक्सिस फॉर्मेशन की कमजोरी उसके बीच में होती है। भले ही सीवू अभी भी जूगे लियांग की सारी बातें पूरी तरह न समझता हो, लेकिन वो वीकनेस को स्पष्ट रूप से देख सकता था। दुश्मन जो उसकी तरफ बढ़ रहे थे उनके बीच एक छोटा सा गैप था और जूग लियांग की इनसाइट उसी गैप की ओर इशारा कर रही थी। वही गैप उसका डोर ऑफ लाइफ था। सीवू उस डोर ऑफ लाइफ में घुसा और कुछ ही वारों में दुश्मनों की फॉर्मेशन को चीर कर रख दिया। ये देखकर पैंडेमोनियम के कैप्टन्स दंग रह गए कि किसी ने उनकी फॉर्मेशन को इतनी आसानी से कैसे तोड़ दिया। ये असंभव था। असल में मानव शरीर में बहुत से कमजोर बिंदु होते हैं। डैंशियन एक्यूपंक्चर पॉइंट्स में रेन मेरिडियंस, युआन सोर्स पॉइंट और पसलियों के नीचे का क्षेत्र शामिल होता है। अपनी एनर्जी छोड़कर सीवू ने क्यूआई की धार से दुश्मन के कमजोर बिंदुओं को भेद दिया। फॉर्मेशन तोड़ते हुए आगे जहां भी उसने देखा, उसे सिर्फ डेथ का गेट दिख रहा था,
लाइफ का गेट कहीं नहीं। सीवू की सांस थोड़ी तेज होने लगी। पैंडेमोनियम के सदस्य उसे चारों तरफ से घेरने लगे और चिल्लाते हुए बोले कि ये फिसलनिया चूहा अब पकड़ा गया है और अब वो उनसे बच नहीं सकता। चाहे कोई फाइटर कितना भी स्ट्रांग हो, अगर वो सैकड़ों दुश्मनों से घिरा हो तो फर्क नहीं पड़ता। हरक्यूल्स ने भी कहा था कि कोई भी इंसान बड़ी भीड़ के सामने टिक नहीं सकता। बहुत सारे छोटे दुश्मनों से घिरना किसी को भी धीमा कर देता है। बेशक ये हरक्यूलिस पर लागू नहीं होता, लेकिन जब आप पूरी तरह से घिर जाते हो और कोई रास्ता नहीं दिखता तो फिर क्या करना चाहिए? हरक्यूलिस के अनुसार ऐसे समय बस एक ही रास्ता होता है, प्योर फोर्स से निकल जाओ। इस निराशाजनक स्थिति में सीवू ने खुद को बस चारों ओर के दुश्मनों को गिराने में झोंक दिया। ये देखकर दुश्मन घबरा गए, क्योंकि जो वे सामने देख रहे थे वो इंसान नहीं था, वो एक सच्चा मॉन्स्टर था। हरक्यूलिस के अनुसार जब उसने अपने चारों तरफ के सारे दुश्मन गिरा दिए, उसी बीच लड़ाई के दौरान म्यूंग जीवांग वहां पहुंच गया और चिल्लाया कि यहाँ क्या हो रहा है। हर एक लड़ाई के अंत में सबसे स्ट्रांग दुश्मन सामने आता है। म्यूंग जीवांग ने पूछा, ये सब क्या चल रहा है और कौन है ये बदमाश जो उसके लोगों को पीट रहा है? हरक्यूलिस को खुद भी नहीं पता था कि वो यहाँ क्यों था, लेकिन लीडर्स हमेशा आखिर में ही सामने आते हैं। सीवू बिजली की गति से म्यूंग जीवांग की ओर झपटा, उसे पूरी तरह ऑफ गार्ड पकड़ते हुए। सीवू ने पूरी ताकत से उसकी सीधी चेहरे पर मुक्का मारा। हरक्यूलिस जैसा कहता था, मुख्य कमीना दिखे तो पहले उसी को मरो। सीवू के एक ही वार से म्यूंग जीवांग बेहोश होकर दीवार से टकराया और गिर पड़ा। जिन्होंने यह देखा वे चौंक गए, ये कैसे हो सकता है? A+ रैंक का आदमी सिर्फ एक पंच में गिर गया, ये मजाक था। अचानक म्यूंग जीवांग ने खून उगला, फिर वो दीवार पकड़कर धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके लोग खुश हुए कि उनका बॉस उस मॉन्स्टर के वार से बच गया। सीवू सामने इतना खास मजबूत नहीं दिख रहा था, लेकिन अगर उसने सच में अचानक हमला किया था तो वो सच में मर भी सकता था। म्यूंग जीवांग ने खून थूक कर पूछा, उसे उनसे आखिर चाहिए क्या? सीवू ने पूछा कि क्या उसने सियोआ के किडनैपिंग का आदेश दिया था। म्यूंग जीवांग सियोआ सुनकर हैरान हुआ और फिर याद किया कि ये कौन हो सकती है। उसने पूछा, क्या तुम सीवू हो? सीवू ने म्यूंग जीवांग का सवाल नजरअंदाज करते हुए दोबारा पूछा, क्या किडनैपिंग का आदेश तुमने दिया था? म्यूंग जीवांग ने उत्तर नहीं दिया और इसी से सीवू समझ गया कि यही उसका टारगेट था। उसने सीवू के चेहरे को देखते हुए याद किया, यही चेहरा उसने वेबसाइट पर देखा था, लेकिन वहां लिखा था कि सीवू सिर्फ D रैंक है। हालांकि पैंडेमोनियम के मामले में किसी रैंक पर भरोसा नहीं किया जा सकता। धैर्य खोते हुए सीवू चिल्लाया कि वो आखिरी बार पूछ रहा है, क्या म्यूंग जीवांग ने सियोआ को किडनैप करने का आदेश दिया था? म्यूंग जीवांग ने पूछा, अगर हाँ तो क्या? उसे ये पता था कि सीवू की असली ताकत उससे कहीं ऊपर है, लेकिन यही सब उससे पता था। अचानक सीवू आगे की तरफ झपटा और पलक झपकते ही म्यूंग जीवांग के सामने पहुंच गया। लेकिन म्यूंग जीवांग मुस्कुराया और सीवू की मुट्ठी पकड़ ली और कहा कि वो वाकई तेज है। उसने अपनी सारी सेंसेस लगाए थे, फिर भी वो वार लगभग चूक गया। म्यूंग जीवांग ने कहा कि सीवू उतना कमजोर नहीं जितना सोचा था, लेकिन बस इतना ही। म्यूंग जीवांग को एहसास हुआ कि सीवू की ताकत उसकी विल पावर से जुड़ी लगती है। अचानक म्यूंग जीवांग की मांसपेशियां फूलने लगीं, उसका आकार कई गुना बढ़ गया और उसके कपड़े फट गए। पैंडेमोनियम का लीडर म्यूंग जीवांग अब A+ रैंक की फिजिकल एनहांसमेंट अवस्था में था।